हाँ तो नमस्ते जी। फटाफट आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। बताइए भी, सो के उठ गए सब? हाँ फटाफट सो के उठ जाइए। नहीं उठे थे आप लोग, फटाफट सो के उठ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए। क्लास में आप लोग जुड़ जाइए फटाफट फटाफट, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, ये संस्कृत के पेपर के लिए 100% की तैयारी करने वाले, संस्कृत के पेपर के लिए 100% तैयारी करने वाले, ठीक है। तो शाम को का क्या हुआ था, शाम को तो हम सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। शाम को सब आपको सारे के पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव कराए थे, और आपका ग्रामर और पूरे बुक का हम शाम को ऑब्जेक्टिव कराए थे, ठीक। अभी क्या करेंगे, अभी हम सब्जेक्टिव देखेंगे। ऑल सब्जेक्टिव आपका, यानी कि 50 नंबर का आपका जो सब्जेक्टिव पूछता है, तो हम 50 नंबर का सब्जेक्टिव देखेंगे। एक भी आपका प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम आपका ऑब्जेक्टिव पूरा एकदम 100% और 100% कराए, उसी तरह सब्जेक्टिव भी 100% कराएंगे, ठीक है। आप लोग क्लास में जुड़ जाइए फटाफट, और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपने अपने दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों में सब क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करने से पहले माँ शारदे का आशीर्वाद ले लीजिए। जय माँ शारदे। सभी हमारे प्यारे भाई बहनों का एग्ज़ाम अच्छा से जाए। जिस तरह से संस्कृत, हिंदी और मैथ का एग्ज़ाम गया, उसी तरह से संस्कृत का भी मैथ बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए, ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम पूरा क्या कर रहे हैं इसमें, हम सब्जेक्टिव, सिर्फ सब्जेक्टिव का रिवीजन करेंगे। ऑब्जेक्टिव का भी रोज ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का आपको हम शाम को करा दिया है। तो आप अगर चाहे तो उस क्लास को नहीं देखे तो देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें समय थोड़ा बचा, लगा कि समय अभी है, लगा कि समय है, तो हम थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव करा देंगे। लेकिन ये हम वादा नहीं कर रहे कि 100% कराएंगे कराएंगे। अगर समय बच जाता है तब हम आपका थोड़ा बहुत करा सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते बिना देरी का, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में आपका पहला नंबर क्या है, सब्जेक्टिव में आपका पहला नंबर क्या है, गद्यांश, ठीक है। आपको गद्यांश बताइए, गद्यांश आप बनाने के लिए जानते हैं, ठीक है। गद्यांश बनाने के लिए जानते हैं, बताइए गद्यांश आप बनाने के लिए सीखे थे कि नहीं सीखे थे? हम सबको पहले ही गद्यांश बनाने के लिए सिखा दिए थे, सबको गद्यांश बनाने के लिए सिखा दिए थे। बताइए आप गद्यांश बनाने के लिए जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं, अभी भी आप ये हमारा ये वो वीडियो देख सकते हैं जाकर, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 15 या 20 मिनट का वीडियो होगा, 15 या 20 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। उसे 2x पर करके देखेंगे तो 10 से 7 मिनट में आपको वो वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसमें एकदम प्रॉपर शुरू से लेकर अच्छा से बताएं कि आप गद्यांश अगर संस्कृत पढ़ने नहीं भी जानते हैं तो गद्यांश कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ ओवरऑल हम आपको सिर्फ बता देंगे कि गद्यांश आपको कैसे बनाना, ठीक है। तो आपको गद्यांश कितने नंबर का रहता है, 13 अंक का, 13 अंक का, ठीक है। आप एग्जाम में कितना गद्यांश बनाना है, आपको एग्जाम में 2 गद्यांश बनाना है, ठीक है। एक गद्यांश का आपको कितना मिलेगा, एक गद्यांश अगर आप बनाते हैं ये पहला, तो आपको 7 अंक मिलेगा, ठीक है, 7। और दूसरा गद्यांश का आपका, दूसरा गद्यांश का आपका 6 अंक मिलेगा, कितना, तो दूसरा गद्यांश का आपको 6 अंक मिला, यानी कि टोटल कितना अंक मिलेगा, गद्यांश में आपका टोटल 13 अंक मिलेगा, 13 अंक। सोच लीजिए साइंस में 13 अंक लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो कितना अंक, गद्यांश से आपका 13 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, गद्यांश के बाद आपको अनुच्छेद, क्या होता है, अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद आपका बनाना, अनुच्छेद में आपका कितना, तो अनुच्छेद में आपका 7 अंक रहता है, 7 अंक। अनुच्छेद भी लिखने के लिए हम आपको पहले सिखा दिए, ठीक है। चलिए तो हम बिना देरी के क्लास को चालू करते हैं। तो गद्यांश में आपका यहाँ 13 अंक हो जाता है, 13 अंक। बनाना कैसे गद्यांश, देखिए इस तरह से आपको वो पठित गद्यांश दिया जाएगा एग्जाम में। यहाँ देखिए, यहाँ गद्यांश है ना, ये इस तरह से आपका अति एग्जाम में गद्यांश दिया जाएगा, और बोलेगा इसको पढ़ के इसके नीचे दिया गया प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक है। इसके उत्तर को आपको क्या करना, प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। बोलिएगा सर हमको संस्कृत तो पढ़ना नहीं आता है, संस्कृत तो पढ़ना नहीं आता है, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। आप जाइए, हमारे लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दिया है हमारे चैनल पर, गद्यांश कैसे बनाए यह वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। एकदम आपका ये भय खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। आप आराम से आप बना पाइएगा, आराम से, ठीक है। उसमें हम आपको बताए हैं कि अगर आप नहीं भी जानते संस्कृत आप नहीं भी जानते पढ़ने के लिए, तब फिर भी आप गद्यांश आराम से बना पाइएगा। अगर 13 नंबर का गद्यांश है तो 10 से 11 नंबर तो आपका पक्का ही पक्का दे ही देगा, ठीक है। तो चलिए आपको पहले गद्यांश को क्या, देखिए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए पहले गद्यांश को एकदम पढ़ना है, ठीक है। तो लिखेगा, हिमालय भारतस्य उत्तर दिशायां स्थित असति, यानी कि जो हिमालय है भारत की उत्तर दिशा में स्थित है।
अस्य शिखराणि अस्य शिखराणि सर्वदा हिमेन अगच्छानि कैसे आच्छादितानि संति, यानी कि इसका जो शिखर है, शिखर यानी कि यह इसका अस्य अस्य शिखराणि, इसका शिखर है सर्वदा हिमेन आच्छादने संति, यानी कि हिमेन मतलब क्या, इसका जो शिखर है, शिखर चोटी, जैसे हम चोटी भी कहते हैं, तो इसका शिखर जो ये शिखर क्या होता है, बहिमेन यानी कि बर्फ से क्या होता है, बर्फ से भरा होता है, बर्फ से सदा भरा होता है। ठीक है, चलिए अगला अगला देखिए, अगला क्या है, अतः तत् अय हिम हिमस्य आलय इति हिमालय। ठीक है, यानी कि इसे हिम का आलय यानी कि हिमालय कहते हैं। तो इस पर्वत को क्या कहते हैं, हिम का आलय यानी कि हिमालय कथ्यते यानी कि कहते हैं। ठीक है, ग्रीष्म काले क्या है, ग्रीष्म काले तापेन जना प्रतिवर्षा तत्र गच्छन्ति। ठीक है, ग्रीष्म काले तापेन जना प्रतिवर्ष तत्र गच्छन्ति, यानी कि यहाँ ग्रीष्म काल में बहुत सारे लोग यहाँ आते, हैं। ठीक है, अनेके अनेके अनेक अनेके रोपणी जना अनेके रोगीन जना अपि तस्य पवित्रस्य वातावरण स्वस्थ भवन्ति, यानी कि अनेक रोगी जो है, अनेक रोगी यहाँ आकर इसके पवित्र वातावरण में स्वस्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसके पवित्र वातावरण में स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, अत्र अनेकानि दर्शानि स्थानी संति, यानी कि ये जो अस्थि क्या है, अनेकों दर्शनीय स्थानों के स्थान है। ठीक है, क्या है, जो यहाँ क्या है, यहाँ अनेकों दर्शनीय स्थान है। ठीक है, यहाँ अत्र अनेकानि दर्शानि संतानि संति, ये क्या है, यहाँ अनेकों दर्शनीय स्थान है। ठीक है, चलिए अगला आपका है कि प्रतिवर्ष भक्ता अत्र आगच्छति बद्रीनाथे केदारनाथे च मंदिरेषु ईश्वरस्य दर्शन करवन्ति, यानी क्या, प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष भक्त आते हैं बद्री। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, भक्त आते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ और क्या है, मंदिर ईश्वर दर्शन करते, ईश्वर के दर्शन कुर्वन्ति मतलब करते हैं। ठीक है, हिमालयात एव गंगाया सुद शतद्रु चंद्रभागा इत्यादि नद्य प्रवहन्ति, कि गंगा में क्या है, हिमालय गंगा से जो गंगा है, गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा जो आपका है, गंगा आपका क्या, गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि ये जो आपका गंगा है, ये हिमालय से निकलती है। ठीक है, हिमालय प्रहरी भारत रक्षित, यानी कि हिमालय जो प्रहरी के समान भारत का रक्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रहरी के समान भारत का रक्षा कर रहे हैं। अस्य रक्षण ए भारत रक्षणम, यानी कि ये भारत का क्या एक रक्षक है, भारत का क्या है, भारत का ये एक रक्षक है। ठीक है, चलिए अब ओवरऑल हल्का फल्का भी एक पहले क्या करिए, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको और क्या करिए, पढ़ने का कोशिश करिए, अगर समझने की कोशिश करिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद इस पर प्रश्न बनाइए। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़िए, पहला प्रश्न को देखें। ठीक है, देखिए अब पहला प्रश्न पढ़िए, प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि भारत से उत्तर दिशा का अस्ति, तो यहाँ पर रहते हैं ना भारत की उत्तर दिशा। ठीक है, यहाँ पढ़िए, यहाँ क्या है लिखा है, यहाँ लिखा है क्या है कि हिमालय भारतस्य उत्तर दिशा स्थित अस्ति, यानी कि हिमालय जो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, भारतीय क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है कि भारतस्य उत्तर दिशा का अस्ति, यानी कि भारत के उत्तर दिशा में क्या स्थित है। तो यहाँ एक पदेन उत्तर देना है आपको, यहाँ क्या करना है, एक पदेन उत्तर देना है, एक पदेन यानी कि एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ जो आपका है फर्स्ट पार में इस तरह से आपका रह गया, इसमें आपका एक पदेन उत्तर देना है, एक पदेन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एक पदेन उत्तर देना, एक पदेन। ठीक है, तो यहाँ लिखेगा क्या, हिमालय, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, फिर अगला देखिए, अगला क्या है, असरक्षण कस्य रक्षणम, यानी कि जो ये है हिमालय किसका रक्षा करता है,
हिमालय किसका रक्षा करता है? नहीं, अस्य रक्षणे ए भारत से रक्षणम, अस्य रक्षणे एव भारत रक्षणम, यानी कि ये किसका रक्षा करता है? भारत का। तो ये लिखेंगे भारतस्य, क्या लिखेंगे? लिखेंगे भारतस्य, क्या लिखेंगे? इसका आंसर हो जाएगा भारतस्य। ठीक है, आपका रोमन संख्या एक में क्या करना? रोमन संख्या में एक में आपको कैसे एक एक पदेन उत्तर देना, क्या? एक पदेन उत्तर देना, ठीक है, एक पद में सिर्फ उत्तर देना। और रोमन संख्या दो में क्या करना है आपको? रोमन संख्या दो में पूर्ण 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 पदेन उत्तर देना, पूर्ण पदेन पर, ठीक है, पूर्ण पदेन यानी कि फुल वाक्य में उत्तर देना। यहाँ पर आपको कितना अंक मिलेगा? यहाँ पर आपको दो अंक मिलेगा, और यहाँ आपको कितना? यहाँ आपको एक अंक मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना? रोमन संख्या दो वाले में आपको पूर्ण पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। क्या करना? पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे, तभी जाकर आपका पूरा नंबर मिलेगा। पूरा एकदम दो में दो नंबर मिलेगा, सात में सात एक बनाने पर आपको मिलेगा। अब तब ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना? पूर्ण वाक्यों में उत्तर देना। तो पढ़िए यहाँ क्वेश्चन पहला देखिए, क्वेश्चन क्या है? हिमालय भारत से किम दिशा अस्ति। ठीक है, हिमालय जो भारत के किस दिशा में स्थित है? अभी पढ़े हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। देखेंगे हिमालय भारत से उत्तर दिशा स्थित अस्ति, आपको कुछ नहीं, यहाँ देखिए हिमालय, देखिए क्या ढूंढना आपको? हिमालय भारत से किम दिशा स्थित, दिशा स्थित अस्ति। तो यहाँ देखिए आपको क्या है? पहले आपको यहाँ खोजना है हिमालय भारत से किम दिशा स्थित है, किम दिशा, तो आपको कुछ नहीं खोजना, आपको यहाँ देखना है कि हिमालय भारत से किम दिशा स्थित है। आपको बस हिमालय भारत और दिशा स्थित देखना है, दिशा स्थित। तो देखिए कहाँ है? खोजे तो देखिए पहले नंबर में मिल गया हिमालय दिशा स्थित है। तो यहाँ से लेकर जब तक यहाँ इसका खत्म नहीं हो रहा लाइन, जब तक जहाँ से इसका लाइन खत्म नहीं रहा है, पूरे उठाकर लिख दीजिए। जैसे यहाँ देखिए क्या है? यहाँ फुल स्टॉप लगाए, यहाँ फुल स्टॉप लगाए, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाए। तो ये जो है इसको हम कहाँ से लिखेंगे? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरा लिख देंगे, तो हमको दो नंबर यहाँ से मिल जाएगा, दो नंबर। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये पूरे लाइन उठाइए और वहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे हिमालय भारत से उत्तर दिशा स्थित अस्ति, हो गया आपका। यहाँ दो नंबर मिल जाएगा, एग्जामिनर आएगा भाई, दो नंबर आपको देके जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि पवित्र वातावरण की मस्ती, कहाँ की वातावरण स्थित है? कहाँ के आपको क्या खोजना? पवित्र वातावरण खोजना है, पवित्र वातावरण आपको खोजना है। यहाँ पर आपको कहाँ खोजना? पवित्र वातावरण। तो देखिए पवित्र वातावरण कहाँ है? फटाफट खोजिए। पर देखिए यहाँ पवित्र वातावरण, पवित्र नहीं नहीं नहीं, पवित्र वातावरण कहाँ है? तो पवित्र पवित्र पवित्र, फटाफट बताइए। पवित्र, देखिए यहाँ आपको पवित्र वातावरण यहाँ दिख गया पवित्र वातावरण, फटाफट बताइए। यहाँ पवित्र वातावरण दिखा कि नहीं? तो ये जहाँ से ये शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ तक लिख देंगे। यानी कि यहाँ देखिए फुल स्टॉप है, तो यहाँ से उठाकर इसको यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक लिख देंगे, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए? तो देखिए आपको बस यहाँ से उठा कर वहाँ तक। तो अनेके रोगिया जना अपि तस्य पवित्रे वातावरणे स्वस्था भवति, आपको बस हो गया। ठीक है, आपका यहाँ हो गया, आपका दो नंबर देगा, पक्का देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना, तीन नंबर में आपको क्या करना है? तीन नंबर में आपको बताना है किसके तीन नंबर, रोमन संख्या तीन जो आपको बनाना है, रोमन संख्या तीन जो आपको बनाना है, उसमें बताना होता है कि ये जो गद्यांश है किसके विषय में। तो ये गद्यांश देखिए पढ़ने से लग रहा है कि हिमालय के बारे में कहा गया, तो गद्यांश के शीर्षक आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए, इसका शीर्षक क्या है? शीर्षक हिमालय हो गया। तो कैसे पता करेंगे गुरुजी? कभी कभी यहाँ तक चलिए हल्का है तो पता कर सकते हैं। तो देखिए जो ज़्यादा बार जो शब्द जो वाक्य शब्द ज़्यादा बार दोहराया गया वही उसका शीर्षक होता है। जैसे देखिए हिमालय कितना बार है? हिमालय हो गया, हिमालय, फिर देखिए यहाँ हिमालय हो गया, हिमालय हो गया। उसके बाद और देखिए, और आपका कितना हिमालय, एकदम देखिए कि क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्या है? तो ये सब बहुत ज़्यादा दोहराया गया हिमालय शब्द, इसलिए आपका क्या होगा? तो हिमालय देखिए यहाँ भी है आपका हिमालय। ठीक है, तो आपका इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? शीर्षक आपका हिमालय हो जाएगा, शीर्षक हिमालय हो जाएगा। ठीक है, शीर्षक इसका आपका क्या होगा? हिमालय हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? हिमालय। तो आपका यहाँ कितना नंबर मिलेगा बताइए आपको यहाँ? तो यहाँ आपको देखिए आपको मिलेगा, चलिए तो हम बता भी देते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको एक नंबर मिलेगा, यहाँ आपको एक नंबर मिलेगा। तो यहाँ टोटली आपको कितना हो गया? तो यहाँ टोटली आप बात करें तो इस दोनों को मिलाकर टोटली आपका दो नंबर यहाँ से हो गया।
ठीक है। तो यहाँ आपको एक सॉरी 2 नंबर मिलेगा और यहाँ भी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो टोटली बात करें हम तो टोटली आपका यहाँ ठीक है। तो टोटली आपका यहाँ कितना, तो टोटली आपका 4 अंक हो गया और 1 अंक आपका यहाँ से मिलेगा। आने के 5 5 2 7, यहाँ कितना आपका, यहाँ से आपका 7 अंक मिलेगा। और एक वाक्य आपको गद्यांश बनाना है। तो 2 गद्यांश आपको सॉरी तो 2 गद्यांश आपको बनाना होता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसका भी इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो उसमें आपका 6 ही नंबर का रहता है, उसमें आपका शीर्षक नहीं रहेगा। अब जो आप गद्यांश बनाएंगे उसमें आपका शीर्षक नहीं रहेगा, सिर्फ आपका ऐसा रहेगा यहाँ एक पदेन उत्तर, एक पदेन उत्तर वाला और ये आपका 2 पदेन उत्तर वाला, ठीक है। तो उसमें आपका शीर्षक नहीं रहेगा, ठीक है। तो तो आपको टोटली मिला के यहाँ 13 अंक हो जाएगा। बताइए क्या 13 अंक आपका पक्का होगा कि नहीं होगा? हाँ सर एकदम पक्का कर लेंगे। अगर नहीं पक्का लगता है कि नहीं छूट जाएगा तो आप लोग क्या कीजिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, इसका जाकर आप एक बार वीडियो देख लीजिए कि गद्यांश कैसे बनाए संस्कृत में। ये मेरा वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। चाहिए तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो के बाद आप लोग जाके वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आता है आपका अनुच्छेद। तो बताइए अनुच्छेद आपका क्या है? अब आता है आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद आपका क्या होता है? तो जिस तरह हिंदी में निबंध होता है, जिस तरह हिंदी में आपको निबंध लिखना पड़ता है हिंदी में, उसी तरह संस्कृत में आपको अनुच्छेद लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? तो अनुच्छेद लिखना पड़ता है। तो यहाँ से आपका कितना अंक मिलता है? तो अनुच्छेद में आपका 7 अंक का पूछा जाता है, 7 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। 7 अंक का, इसको क्या करना है? 7 वाक्यों में लिखना पड़ता है। कितना वाक्य में? तो 7 वाक्य में, 7 वाक्य में। तो सर अगर हम 2 लाइन लिख के आ जाएंगे तो क्या हमको 2 नंबर मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा आपको 2 नंबर, एक भी नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। अगर आप 7 अनुच्छेद में 7 लाइन नहीं लिख के आपको 2 ही लाइन लिखते हैं या आप 4 ही लाइन लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। एक भी नंबर आपका वो काट नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए अनुच्छेद किस पर आ जाता है? आपका मम प्रिय पर आ सकता है, मम ग्रामम हिमालय पर आ सकता है, आपका अब क्या है हिमालय पर आ सकता है। अगला आपका क्या है कि मम विद्यालय पर आपका आ सकता है आपका वर्षा ऋतु पर आ सकता है, आपका दिवाली पर आ सकता है, ठीक है। आपका होली होली सब होली को सब पर आ सकता है, ठीक है। इन मतलब इन इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। एक और आपका रख लीजिए परोपकार। परोपकार क्या है? परोपकार क्या है? परोप, ठीक है। परोप परोप परोपकार 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 पर भी आपका आ सकता है। तो इसलिए उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए परोपकार को, ठीक है। तो हम तो इसका इतना गैस किए हैं आपका ये 7 8 से, ये 7 8 प्रश्न जो आपके लिए हम गैस किए इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी बनाना जानते हैं, अगर वो इसको रट भी लेते हैं, इसको रट भी लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बताएंगे आपको गद्यांश अनुच्छेद कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए ये तो आपका प्रिय कवि पर अनुच्छेद है। प्रिय कवि कालिदासा, प्रिय कवि कालिदासा पर ये आपका अनुच्छेद है, ठीक है। देखिए कितना बार पूछा गया, 13 में 26 में न हो गया 16 होगा, तो 13 में 16 में 27 में 19 में सॉरी 27 बोल रहे, 17 में 18 में 19 में 21 में 22 में 23 में और 25 में। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका आज आने का, इसका बहुत ज़्यादा चांस है, इसका आज आने का बहुत ज़्यादा चांस है। लिखेगा मम प्रिय तो क्या प्रिय कवि पर लिखिए आप, प्रिय कवि कोई भी लिख सकते हैं, कालिदास लिख सकते हैं, महात्मा गांधी पर लिख सकते हैं, जो भी आपका प्रिय कवि लिख सकते हैं। तो कालिदास बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए हम कालिदास पर आपको लिख के दिया है। इस पर बहुत ज़्यादा आसान है कालिदास पर लिखना, ठीक है। इसलिए कालिदास पर तो हम लिखेंगे मम प्रिय कवि कालिदासा पर, कालिदास पर लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे मम प्रिय कवि कालिदासा अस्ति, यानी कि मेरा प्रिय कवि कालिदास है, ठीक है। मेरा प्रिय कवि कालिदास है। बताइए अगर यही चीज़ आपको हिंदी में अगर कहेगा कि आप हिंदी में कालिदास जी के बारे में लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे मेरा प्रिय कवि कालिदास है, कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि है, कालिदास भारत के प्राचीन राष्ट्र कवि है, ठीक है। कालिदास कवियों में कुल शिरोमणि है। लिखेंगे रघुवंश, मेघदूत और अभिज्ञानम शकुंतलम कद क्या है? ये कालिदास का प्रसिद्ध रचना है, ठीक है।
तो ठीक है, बताइए इस तरह से आप बोलिएगा नहीं बोलिएगा। तो वही सर, आप अगर संस्कृत में लिखना है, संस्कृत में क्या करेंगे, संस्कृत में देखिए, संस्कृत में अगर आप नहीं भी 100% बनाने के लिए जानते हैं, 100% बनाने के लिए जानते हैं, तो आप एकदम अपना 100% दीजिएगा, 100% दीजिएगा, 100%। ठीक है, अब एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। इसको आप याद भी कर लेते हैं, सिर्फ रट भी लेते हैं, आपका जितना 7 गो दिए, 7 गो अगर आप रट भी लेते हैं तो आपका एकदम 7 अंक पक्का हो जाएगा, 7 अंक आपका पक्का हो जाएगा, 7 अंक। ठीक है, 7 अंक नहीं तो हम कहते 6 अंक तो आपका कोई काट ही नहीं सकता है, 6 अंक आपको तो मिल ही जाएगा, बस आप हैंड राइटिंग सही रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, तो मेरा प्रिय कवि क्या है, तो मेरा प्रिय कवि कालिदास है। ठीक है, मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, कालिदास भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, यानी कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि है। कालिदास प्राचीन काल राष्ट्र कवि, यानी कालिदास क्या है, प्राचीन काल के राष्ट्र कवि है। ठीक है, किस्सा कुल शिरोमणि असति, यानी कि ये कवियों में कुल शिरोमणि है, यानी कि बहुत ही मैन मुखिया कह सकते हैं। मान लीजिए 10 गो आपका ये परिवार है, इसमें जो आपका मुखिया रहता है उसे कुल शिरोमणि कहते हैं, कुल शिरोमणि कहते हैं। जैसे आपका पापा हो गया, आपका बड़े भैया हो गया। ठीक है, समझे। देखिए आगे है कि राम रघुवंशम मेघदूतम च अभिज्ञानम शकुंतलम कालिदासस्य प्रसिद्ध रचना शांति। ठीक है, तेसु देवे महाकाव्य, यानी कि इसका महाकाव्य क्या है, रघुवंशम, आपका क्या है, कुमार संभवम, च रचनतिन रचन रचन रच क्या है, रत्नाति शांति, यानी कि इसका जो आपका क्या है कि महाकाव्य, कालिदास का महाकाव्य कौन कौन से, तो इसका महाकाव्य 2 महाकाव्य है। पहला आपका रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम, क्या इसका महाकाव्य है। ठीक है, कालिदास महाराज विक्रमादित्य सभा कवि, यानी कि कालिदास जो है महाराज विक्रमादित्य की सभा कवि थे। क्या थे, सभा कवि थे। बताइए, तो बताइए आप लिख पाइएगा नहीं लिख पाइएगा, है बताइए, हो जाएगा आपको। अगर नहीं भी आप लिख पाते हैं तो हम बोलते हैं आपको रट लीजिए, बस रट लीजिए। आपको अब सीखने का ज़रूरत नहीं, आप सीखने का आपके पास कोई समय नहीं। ठीक है, आप फर्स्ट पाली में आपका एक और एग्ज़ाम है तो आप 3 घंटा के बाद एग्ज़ाम में बैठिएगा, और सेकेंड पाली का आपका एग्ज़ाम है तो आप लोग भी 6 घंटा के बाद क्या करिएगा, एग्ज़ाम में रहिएगा, एग्ज़ाम में रहिएगा। तो आपको अब लिखने का आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब लिखने का आवश्यकता, सीखने का आवश्यकता नहीं, सिर्फ रट लीजिए, रट लीजिए, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसका पीडीएफ हम डाल ही चुके हैं ग्रुप में, इसका पीडीएफ तो पहले 1 महीना पहले आपको दे दिए थे। अगर हमारे आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको इसका पीडीएफ 1 महीना पहले मिल चुका होगा। ठीक है, अगर इसका भी आप नए स्टूडेंट हैं, इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इस नंबर पर मैसेज करिए, हम आपको डायरेक्ट पीडीएफ भेज देंगे, 8882301410। इस नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको हम इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे, फिर एकदम बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्री में आपको देंगे। ठीक है, बस किसी तरह आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, जो भी हमसे पढ़ रहा बच्चा, सभी का संस्कृत में कितना, सभी का संस्कृत 90+ रहना चाहिए भाई, संस्कृत में सभी का 90+ रहना चाहिए। ठीक है, आपका और थोड़ा हिंदी में 2 नंबर कट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्कृत में आप लोगों का 90+ रहना चाहिए, 90+। क्योंकि आपके गुरु जी का अगर संस्कृत में 90 था, जब गुरु जी का 90 था तो उसका चेला का कम कैसे हो सकता है। तो आपको संस्कृत में आपको कितना 90 रहना ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसका एकदम रट लीजिएगा अभी, और कुछ नहीं, अब बस रटने के अलावा और कुछ उपाय ही नहीं है। अगर आप पहले से नहीं इसको बनाने के लिए सीखे, अगर पहले से आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, सिर्फ अभी आप रिवीजन कर लीजिए। अगर नहीं आप पहले से जानते हैं तो आप सिर्फ रट लीजिए, क्योंकि रटने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ, हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हिमालय, अगर आप सिर्फ कुछ हिमालय पर आ जाएगा, लिखिए हिमालय पर अनुच्छेद, लिखिए हिमालय पर अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने लाइनों में लिखना है, अनुच्छेद आपको 7 लाइनों में लिखना, प्रत्येक लाइन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो कैसे, ऐसे लिखना है, 1 2 3 लाइन 4, ऐसे लिखना है। तो ऐसे नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं, ऐसे आपका बहुत नंबर काट लेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, जैसे एक लाइन यहाँ से लिखे, यहाँ आपका अगर ख़त्म हो रहा है तो दूसरा लाइन यहाँ से, अगर यहाँ ख़त्म हो रहा है तो तीसरा लाइन यहाँ से, चौथा लाइन यहाँ से। ठीक है,
यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो 5वां लाइन यहाँ से, यहाँ ख़त्म हो रहा है, 6ठा लाइन यहाँ से, और 7वां लाइन आपका यहाँ से। इस तरह से आपको लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना। नंबर आपको नहीं बैठाना, सिर्फ आपको गिनते जाना। जैसे फुल स्टॉप लगाई उसको गिन लेना, एक वाक्य हो गया, ठीक है। चलिए हमको हिमालय पर लिखेंगे। हिमालय पर्वत, पर्वत राज अस्ति, हिमालय पर्वतों का राजा है, ठीक है। अय पर्वत भारत से उत्तर दिशा स्थित स्थित असति, यानी कि ये जो भारत है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। क्या है? भारत के उत्तर दिशा में स्थित। अगला है पर्वत ताना राजा हिमालय पर्वत असति। जो ये पर्वत है, पर्वत का है, पर्वतों को, हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। हिमालय को क्या कहा जाता है? पर्वतों को राजा। हिमालय पर्वतों का राजा है, ठीक है। हिमालय क्या है? पर्वतों का राजा है। लिखेंगे हिमालयात अनेके नदस्य निसरती, यानी कि हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है। हिमालय से क्या होती है? अनेक नदियाँ निकलती है, ठीक है। चलिए अगला अगला आप लोग देख लीजिए। तेसु गंगा नदी क्या है? कि तेसु गंगा नदी, ठीक है, तेसु गंगा नदी। चलिए क्या है? देखिए पढ़िए, अगला आपका क्या है? तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, यानी कि यह गंगा नदी भी इसी से आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एकदम लिख लेना, ठीक है। बताइए हो जाएगा? हाँ, इसका हम पीडीएफ सब आपको साथ ही इसका डाल चुका है ग्रुप पर। पहले भी आपको, अगर पहले भी हमसे जुड़ेंगे तो इसका पीडीएफ मिल चुका होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखिए एकदम 7 को हम दिए हैं, 7 प्रश्न को आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। 7 का आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। बस 8 प्रश्न है, 8 प्रश्न, सॉरी हम 7 बोले थे। 8 प्रश्न है, 8 प्रश्न को आप लोग एक अच्छा से एकदम रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपका 8 से बाहर नहीं आएगा, 8 से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ये मेरा 100% आपसे वादा है, 100% आपसे वादा है। सर गारंटी क्यों नहीं देते? गारंटी नहीं, गारंटी छोड़ा के हम सब देते हैं। आपको अगर आप विश्वास नहीं है, अब जैसे एग्जाम देकर आइएगा उसके बाद बोलिएगा सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे थे, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी अनुच्छेद नहीं जाएगा, एक भी अनुच्छेद नहीं जाएगा। अपने मेहनत पर, अपने कंटेंट पर हमें विश्वास है, क्योंकि रात दिन करके हम आपके लिए कंटेंट तैयार किए थे, प्रश्न को ढूंढ ढूंढ के निकाले थे, ठीक है। देख लीजिए प्रश्न का पूछने का तरीका, देख रहे कितना बार पूछा है। इतना बार पूछा गया प्रश्न नहीं आया एग्जाम में, तो फिर बिहार बोर्ड का क्या फायदा होगा, ठीक है। तो देख लीजिए सभी प्रश्न आपका कम से कम 3 बार से ज़्यादा पूछा होगा, 3 बार से ज़्यादा पूछा गया सभी प्रश्न, ठीक है। तो इसलिए एकदम सभी प्रश्नों को अच्छा एकदम तैयारी कर लीजिए, अच्छा सभी एकदम बढ़िया 2-3 बार आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप चलिए हम अनुवाद में क्या, सॉरी पहले पत्र लेखन देखते हैं। तो पत्र लेखन क्या है? पहले पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन में आपका कितना? पत्र लेखन में आपका 8 अंक का प्रश्न पूछता है, कितना? 8 अंक का, ठीक है। तो आपको कितना? 2 प्रश्न बनाना होगा, 2 प्रश्न बनाना होगा। ये आपका एक प्रश्न का कितना मिलता है? एक प्रश्न का 4 अंक बनाना मिलता है, यानी कि आपका टोटल यहाँ 8 अंक है, टोटल 8 अंक, ठीक है। तो चलते प्रश्न सती कैसे पत्र लेखन लिखना है, ठीक है। चलिए संस्कृत में जो आपको पत्र लेखन है, सबसे अच्छा बात क्या है कि संस्कृत में जो आपका पत्र लेखन है, पत्र लेखन ये आपके स्कूल पर ही लिखने के लिए आता है। आप लोग हिंदी में देखे होंगे थाना प्रभारी, इधर उधर के आदमी को भी आ जाता होगा, बैंक टैंक, लेकिन संस्कृत में आपका 100% आपका कहाँ आता है? 100% आपके स्कूल के ऊपर ही लिखना आता है कि अपना प्रधानाध्यापक किसके बारे में लिखिए, यहाँ पर जा रहे थे छुट्टी के लिए लिखिए, ये वो, लेकिन आपका 100% स्कूल पर ही आता है, ठीक है। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा बात है, ठीक है। आपको कितना प्रश्न बनाना है? पत्र लेखन में आपसे 4 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 प्रश्न। इसमें से आपको 2 प्रश्न बनाना है, 2 प्रश्न बनाना है। तो एक प्रश्न आपका कितने अंक का रहता है? तो एक प्रश्न आपका 4 अंक का, यानी कि यहाँ आपका कितना? 8 अंक पक्का हो जाएगा, 8 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखे क्या है बोल, आपका एग्जाम में आएगा कि मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु क्या है? अति होने हेतु आकाश प्रार्थना पत्र लिखे, संस्कृत में लिखे। क्या है? तो मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु क्या है? अवकाश, यानी कि छुट्टी क्या है? छुट्टी प्रार्थना पत्र लिखे, ठीक है। किसको? अपने प्रधानाध्यापक को, इस टोटल, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा? तो देखिए हिंदी में हम कैसे लिखते थे? हिंदी में लिखते हैं सेवा, क्या लिखते? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय फलना फलना स्कूल, जो भी आपका स्कूल है, उसके बाद विषय वर्ग शिक्षक द्वारा, ठीक है। आपका जो भी विषय वो लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे सेवायाम। संस्कृत में आपको सेवा में नहीं, संस्कृत में बोलना होगा, लिखना होगा सेवायाम,
श्रीमान को लिखेंगे श्रीमंता, प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक के लिखेंगे, महोदय को महोदय हो जाएगा। ठीक है, आपका फिर जो अभी आपका स्कूल का नाम है, अपना स्कूल का नाम आप लोग डाल दीजिए। फिर विषय किस लिए, अवकाश हेतु, क्या है, अवकाश हेतु। ठीक है, यहाँ लिखा है दबी, यहाँ अवकाश होगा। ठीक है, विषय अवकाश होती, अवकाश अवकाश होती, अवकाश हेतु। ठीक है, तो विषय अवकाश हेतु। ठीक है, उसके बाद द्वारा वर्ग शिक्षक, तो लिखे द्वारा किसके द्वारा, वर्ग शिक्षक के द्वारा, किसके द्वारा वर्ग शिक्षक, वर्ग शिक्षक। ठीक है, उसके बाद उसके बाद देखिए लिखेंगे महाशय सर, अरे बाप रे देखिए क्या है, पढ़िए, लिखेंगे महाशय सभी ने निवेदनम असति यथा मम मित्रस्य, यानी कि महाशय, महाशय सभी ने निवेदन है कि मेरा मित्र का विवाह भविष्यति, मेरा मित्र का विवाह है, भविष्यति मतलब है। ठीक है, तस्मात् अहत विद्यालय आगंतु, यानी कि हम विद्यालय, तस्मात् मतलब विद्यालय आने में असमर्थ हूँ अस्मि मतलब असमर्थ रहूँगा। ठीक है, असमर्थ रहूँगा। अतः कृपया अब 2 दिनों का अवकाश हेतु, 2 दिनों क्या है, कृपया 2 दिनों अवकाश हेतु तथा तु अनुग्रहण तु, यानी कि आप लोग अति आप क्या 2 दिन की छुट्टी देने की क्या के लिए कृपा कीजिए। ठीक है, देखेंगे एतिसम्मनर्थे भवत सदा कृतज्ञ भविष्यामि, यानी कि इसके लिए हम आपका सदा क्या रहेंगे, सदा आपका आभारी रहेंगे, सदा आपका आभारी रहेंगे। सिर्फ इतना लाइन लिखना आपको, इसलिए आपका फॉर्मेट हो सकता है आपका देखिए आपका शुरू का फॉर्मेट क्या रहेगा, शुरू का यहाँ से जो आपका यहाँ का फॉर्मेट रहेगा, ये आपका हर में सेम रहेगा, सभी में आपका सेम रहेगा। सिर्फ आपका यहाँ एक विषय बदलेगा, बाकी बाद आपका सब चेंज सेम रहेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से आपको उसके अनुसार लिख लेना है। ठीक है, थोड़ा अगर मिला जुला कर हिंदी में भी अगर मिला जुला कर आपको लिखते हैं हिंदी में, तो आपको एकदम नंबर मिल जाएगा। क्योंकि संस्कृत जानवे करते, संस्कृत में भारत में संस्कृत का क्या स्थिति है, 1% भी है भारत का आदमी 100% संस्कृत नहीं जानते हैं, शुद्ध संस्कृत नहीं जानते। इसलिए अगर संस्कृत में लिखने नहीं आता है, पूरा संस्कृत में नहीं लिखता है, लेकिन अगले हिंदी में भी अगर हल्का फल्का हिंदी में भी लिख कर, हल्का फल्का आप लोग हिंदी में भी लिख कर उसमें कोमा हलंत वगैरह लगा देंगे, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो आपका अगर 100% अगर जैसे आप लगेगा कि हम अब छोड़ने वाले हैं, हमसे प्रश्न नहीं बनेगा, अब हम छोड़ देंगे, तो छोड़ने वाले रहेंगे, तब आपको ये करना। अगर आपसे बन रहा है प्रश्न, तो आप 100% शुद्ध बनाइए, 100% शुद्ध बनाइए। क्योंकि टॉपर कभी भी तुक्का नहीं मारते, ठीक है। इसलिए अगर आपसे बन रहा है तो पहले 100% शुद्ध बना लीजिए। अब लगेगा कि हमसे नहीं बनेगा, प्रश्न छूट जाएगा, ठीक, तो आप उसके बाद तभी आप क्या करिए कि हिंदी भी लिख के उसमें कोमा लगा दीजिए, हलंत लगा दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए, ये सब आपको लगा देना है। ठीक है, कम से कम 4 में तो आपका आराम से 2 से लेकर 2.5 अंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर हिंदी में भी आप लिख के आते हैं तो 4 में से आपको आराम से 2 से 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए कि एग्जामिनर भी ये बात जानता है कि संस्कृत सबका बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो इस सबका PDF हम डाल चुके हैं, तो आप लोग सबका एकदम रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। हम 5 से 7 गो बताए होंगे, तो इसी में सबका आएगा, एक भी इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो सभी को एकदम बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपका आता है क्या, उसके बाद आपका आता है अनुवाद। अनुवाद आपको कितना बनाना होता है, तो आपको अनुवाद एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कितना, तो 12 अनुवाद, 12 में आपको कितना बनाना है, 6 अनुवाद बनाना है। नहीं कि यहाँ कितना अंक आपका 6 अंक का पूछा जाता है, कितना अनुवाद आपको 6 अंक का है, यानी कि 6 अनुवाद आपको बनाना है। ठीक है, तो इसका एकदम आप अब सीखने का समय गया कि सर अनुवाद कैसे बनता है। आप चुपचाप इसको रट लीजिए, अगर पहले से नहीं याद किए, अगर पहले से याद किए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए तो सभी इसको बस आप लोग बस रट लीजिए। ठीक है, 3 घंटा समय बहुत अभी भी। ठीक है, तो क्या है, पहला नंबर गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयात निर्गछिति हो जाएगा, निरसरती हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, निर्गछिति भी हो सकता है। ठीक है, पहला क्या कि गंगा हिमालय से
निकलती है, यानी कि गंगाया गंगाया हिमालयात् निर्गच्छति। दूसरा है पिता के साथ पुत्र जाता है, पित्र स पुत्र गच्छति, पित्र स पुत्र गच्छति। तीसरा है हमारा परीक्षा कब होगी, अस्माकं परीक्षा कदा भविष्यति, अस्माकं परीक्षा कदा भविष्यति। अगला है मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ, इतिहासं पठामि, इतिहासं पठामि। अगला अगला है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम नाम की मस्ती, तुम नाम की मस्ती। अगला है मुझे पुस्तक दो, मह्यम पुस्तकम देहि, मह्यम पुस्तकम देहि, मह्यम क्या है, पुस्तकम देहि। अगला देखिए कल मोहन विद्यालय नहीं आया, अहम मोहन विद्यालय न गतव, अहम मोहन विद्यालय न गतव। अगला है कि गाय चरती है तो गौ चरती, ठीक है। वृक्ष से पत्ता गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति हो जाएगा, ठीक है। अगला आप देखिए ये सीताराम के साथ बन गई, सीताराम के साथ बन गई, सीतारामेन सह वन गत्वा, सीतारामेन सह वन गत्वा, ठीक है। अगला मुझे लड्डू अच्छा लगता है तो बोलेगा मह्यम मोदकम रोचते, मह्यम मोदकम रोचते, ठीक है। अगला आपका कर्म से सफलता मिलती है, कर्मान सफलता प्राप्ति थे, कर्मान सफलता प्राप्ति होती है, ठीक है। गरीब छात्रों को पुस्तक दो तो निर्धनम छात्रभ्य पुस्तकम देहि, निर्धनम छात्रभ्य पुस्तकम देहि, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका क्या है, तो अगला कालिदास संस्कृत के कवि है तो लिखेंगे कालिदास संस्कृतस्य कवि असति, ठीक है। बताइए हो जाएगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे तो राज्ञ दशरथस्य चत्वार पुत्र आसन, चत्वार पुत्र आसन, ठीक है। आपका अगला है कि हमारा देश भारत है, भारत अस्माकं देश अस्ति, भारत अस्माकं देश अस्ति। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा तो अहम अपि संस्कृतम पठामि, अहम अपि संस्कृतम पठामि। भिखारियों को भीख दो, भिक्षुकेभ्य भिक्षाम देहि, भिक्षुकेभ्य भिक्षाम देहि। नीति से जीवन सफल होता है, क्या है कि नित्य जीवन सफलम भवति, ठीक है। अगला वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पतंती, वृक्षात पतंती। अगला कि सरोवर के चारों ओर वृक्ष 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 है तो सरोवर परितः वृक्षात संति, सरोवर परितः वृक्षात संति, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला आपका क्या है, तो अगला आपका हो जाएगा क्या कि छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, छात्रा परिश्रम पठयु, ठीक है। अगला है कि विद्या से ज्ञान मिलता है, विद्या ज्ञानम लभते। राम पिता के घर गया तो राम पित्रसा गृह गत्वा, राम पित्रसा गृह गत्वा, ठीक है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। क्या होगा कवि मध्य क्या, ये नहीं होगा, ये नहीं तो क्या होगा कवियो कविसु होगा, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ये नहीं होगा कविसु, क्या होगा कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ठीक है। अगला आपका ऋतुओं का राजा बसंत है तो ऋतुनान राजा बसंत अस्ति, ऋतुनाना राजा बसंत अस्ति। गंगा का जल पवित्र, गंगाया जल पवित्रम असति, गंगाया जल पवित्रम असति। अगला आपका क्या है, तो अगला आप देखिए, अगला आपका क्या है, अगला आप पढ़ते कि वह शेर से डरता है, ससिंघात विभेति, सह सिंघात, सह मतलब वह होता है, सिंघात मतलब शेर होता है, विभूति मतलब डरता होता है, ठीक है। चलिए, राजा गरीब को वस्त्र देता है तो निर्धन क्या है, निर्धन्य वे वस्त्राणि ददाति, ठीक है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, अहम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छामि, अहम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छामि, ठीक है। अगला सीता जनक की पुत्री थी, सीता किसकी पुत्री थी, जनक की। सीता जनकस्य पुत्री आसीत, सीता जनकस्य पुत्री आसीत, ठीक है। अगला राम ने रावण को मारा तो राम रावण हतवाना, ठीक है, हतवाना। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका क्या है, अगला प्रश्न आपको देखिए, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि गुरु शिष्य के साथ घूमते हैं, गुरु शिष्य के साथ घूमते हैं, गुरु शिष्यन सह भ्रमति, ठीक है। बच्चों को फल अच्छा लगता है तो बालकाय फल रोचते, बालकाय फलम रोचते, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती,
हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालयात गंगा प्रभवती। राम एक लड़का है, राम क्या है, तो रामा एका बालका अस्ति, रामा एका बालका अस्ति। तुम गांव में रहते हो, तो तुम ग्रामे निवाससी, निवाससी। अगला है कि तुम छात्र असति, तुम छात्र अस्ति। परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रमेन सफलता लभ्यते। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका क्या है, तो अगला है, तो वह कलम से लिखता है, स लेखन या लिखती, स लेखन या लिखती। तो चलिए हम आपको 40 प्रश्न दिए, 40 प्रश्न बताएं। ठीक है, तो इसमें कुल कितना प्रश्न है, इसमें कुल आपका 150 प्रश्न है, यानी कि 150 प्रश्न है। तो इसका PDF आपको व्हाट्सएप पर डाल दिया गया है। अगर आप व्हाट्सएप में जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको हम इसका PDF आपको भेज देंगे। ठीक है, इसका PDF आपको से, ठीक है, तो नंबर क्या है, 8882301410। इस नंबर पर आप लोग कॉल कीजिए, इसमें आपको फ्री में PDF आपको दे देंगे। ठीक है, अब आप लोग जाइएगा, इस सभी को याद कर दीजिए। देखिए आपका कितना है, 150। अगर इस सभी को आप लोग एक बार बढ़िया से रिवीजन करके जाते हैं तो आपका एग्जाम में सभी प्रश्न बन जाएगा। आप लोग जाकर पहले गद्यांश कैसे बनाए वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए हमारे चैनल पर। ठीक है, दूसरा क्या है कि संस्कृत में पत्र लिखन कैसे लिखे, ये वाला वीडियो देख लीजिए, नहीं देखे तो। तीसरा ये वीडियो देखिए कि संस्कृत में अनुच्छेद कैसे लिखे, आपको ये वीडियो देखना है। चौथा आपको देखना है कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, ये सब आपको देख लेना। ठीक है, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगा आपको ये समझाने में। ठीक है, अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं संस्कृत के बुक का। आपका संस्कृत का ग्रामर का सब्जेक्टिव हो गया ना, बताइए। संस्कृत व्याकरण का सब्जेक्टिव हुआ कि नहीं, फटाफट बताइए। संस्कृत व्याकरण के सब्जेक्टिव में और कुछ छूटा तो एक भी चीज़ आपका नहीं छूटा। गद्यांश था, हम आपको गद्यांश बता दिए, ओवरऑल हल्का फल्का गद्यांश का हम बता दिए। उसके बाद आपका क्या था, अनुच्छेद था, अनुच्छेद आपका अनुच्छेद भी हम बता दिए, अनुच्छेद भी आपका हो गया। अनुवाद भी हम बता दिए, अनुवाद, और उसके पत्र लेखन भी बता दिए। तो आपका व्याकरण में एक भी चीज़ नहीं छूटा है, नहीं छूटा है। ठीक है, अब हम बुक के अब क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। बुक में आपका दीर्घ पूछा जाता है जी, तो वो दीर्घ नहीं पूछा जाता, आपसे दीर्घ नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपसे क्या पूछा जाता है, सिर्फ आपसे लघु पूछेगा, सिर्फ आपसे लघु पूछेगा, लघु, सिर्फ आपसे क्या पूछेगा, तो लघु पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अब लघु प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए देखिए, 2 अंकीय प्रश्न आपका, बताइए कितना प्रश्न आपसे एग्जाम में 2 अंकीय प्रश्न आपके संस्कृत में कितना पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम में 2 अंकीय प्रश्न आपको 16 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका कितना 2 अंक का रहेगा, यानी कि इस क्लास से आपका 16 अंक पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर प्रश्न, फर्स्ट नंबर आप प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 1 है, मंगलम पाठ की विशेषता का वर्णन करें। तो मंगलम पाठ का विशेषता का वर्णन करने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, मंगलम पाठ की विशेषताओं का क्या करना, वर्णन करें। आपको क्या बोल रहा है कि मंगलम पाठ की जो विशेषता है उसका वर्णन करें। देखिए क्या बोल रहा है कि मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, जो ईशावास्य, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर नामक उपनिषद से लिया गया है। यह मंत्र सत्य और ब्रह्म के विषय में बताते हैं। इनके अध्ययन से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य की खोज होती है। क्या होती है, सत्य की खोज की उत्सुकता बढ़ती है। बताइए लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा, तो लिखना है कि मंगलम पाठ लिखना है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, जो ईशावास्य उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद नामक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, ये मंत्र आत्मा, सत्य और ब्रह्म के विषय में क्या करते हैं, हमें बताते हैं। इसका अध्ययन से परमात्मा के प्रति हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य की खोज की क्या होती है, उत्सुकता होती है। सत्य की खोज की क्या होती है, उत्सुकता बढ़ती है। ठीक है, लिख दीजिएगा। बताइए आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न आते हैं तो बताइए, लिखिएगा या छोड़ दीजिएगा, हम करता उड़ाकन। सभी आपको एकदम VVI प्रश्न बता रहे हैं, इसलिए एक प्रश्न को भी आपको छोड़ना नहीं। सब प्रश्नों को बढ़िया से आप लोग तैयार कर लीजिए। सारे प्रश्नों को आप लोग क्या करना है, सारे प्रश्न को आपको बढ़िया से तैयार करके रख लेना। तो 2 नंबर आपका प्रश्न है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। ठीक है, पता है इसके पूछेगा, आपके एग्जाम में आएगा कि सत्य के मुख किस पात्र से ढका है, तो लिखिएगा मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुख हिरणमय या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। बोलिएगा सर इतना छोटा आंसर लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। हाँ एकदम बिल्कुल मिलेगा जी, कोई नंबर काट नहीं सकता है। ठीक है, देखिए आप
क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। अगर आपका जो आंसर है, आपका आंसर अगर आपका एकदम बिल्कुल 100% सही है तो सही है, तो उसका नंबर आपको एकदम बिल्कुल 100% मिलेगा। अब झूठों का आप अगर है 4 लाइन लिखने का, आप लिख देते हैं 10 लाइन, तो नंबर वो आपका फुल नहीं मिलेगा, ये सोच लीजिए। इसलिए 100% एकदम लिखने क्लियर करिए, ठीक है। हैंड राइटिंग जो आपका हेड राइटिंग है, आपका हेड राइटिंग को भी सुधारिए। हेड राइटिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, तो लिखेगा सत्य का मुख हिरणमय या स्वर्णमय पात्र से ढका है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया जी। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, एकदम भी है। ये प्रश्न आपका 2026 में देखिए फर्स्ट या सेकंड पाली में जब आप बैठिएगा 19 फरवरी को एग्जाम में, तो देखिएगा फर्स्ट या सेकंड पाली में आपको ये एग्जाम सॉरी ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिला है। तो बोल रहा है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो लिखेंगे नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। बताइए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एकदम 100% होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, 100% होगा। अगर 100% होगा तो दिल बना के मारिए, दिल बना के फेंकिए, फटाफट कमेंट में दिल बना के भेजिए, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 4 नंबर प्रश्न पढ़िए। तो 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है देखिए, तो 4 नंबर प्रश्न क्या देखिए, तो 4 नंबर प्रश्न, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व स्पष्ट करें। बोल रहे मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता स्पष्ट करें, ठीक है। पढ़िए, मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य की हमेशा जीत होती है वो सत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग को ही अपनाता है, ठीक है। बताइए हो पाएगा ना, लिखेगा कि मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का जो मार्ग है वो खुलता है। ऋषि लोग है देवलोक जाने के लिए किसका रास्ता अपनाता है, तो ऋषि लोग जो देवलोक जाने के लिए ऋषिगण है, तो देवलोक जाने के लिए किसका मार्ग अपनाता है, वो लोग सत्य का मार्ग अपनाता है। सत्य का मार्ग अपना के वो क्या करते हैं, देवलोक तक पहुंच जाते हैं। देवलोक तक क्या करते हैं, वो लोग देवलोक तक पहुंच जाते हैं किसका, सत्य का मार्ग को अपना कर। बताइए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फटाफट कमेंट में यस या नो टाइप करिए कि सर हाँ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फटाफट यस या नो कमेंट में आप लोग फटाफट करिए। तो चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, तो 5 नंबर आपका एकदम क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। आपसे पूछ रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता को बताएं। आत्मा ठीक है। आत्मा का विशेषता क्या है, लिखिएगा आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, आत्मा महान से महान है, आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, आत्मा प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में रहता है। बस इतना ही तो लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा उत्तर कि मंगलम पाठ में कंठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा क्या है, आत्मा जो है परमात्मा की अंश है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा वास करती है, यानी कि प्राणी को जो हृदय रूपी गुफा है, हृदय उसमें क्या आत्मा वास करती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। इस आत्मा को क्या कर सकते हैं, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। बताइए हो पाएगा या नहीं होगा। तो एकदम आराम से लिख दीजिए कि आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं, आत्मा परमात्मा की अंश है, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, आत्मा महान से महान है, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। हो पाएगा ना हो पाएगा एकदम सर, यस सर हो जाएगा कोई टेंशन है सर। एकदम 16 अंक में हम कहते हैं 1 अंक भी नहीं छोड़ना है सर। 16 में 16 अंक लाना है, 16 में 16 अंक लाना है, इसलिए गर्दा उड़ाना है, ठीक है। इस बार जो है 2026 में सर गर्दा उड़ाना है, परचम लहराना है। 2026 में क्या करना है आप लोग को, परचम लहराना है, एकदम गर्दा उड़ाना है, ठीक है। तो चलिए तो अगला प्रश्न पर जाए। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न, चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो देखिए तो 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है, फटाफट देखिए। तो 6 नंबर प्रश्न है, महान लोग सांसारिक रूप सागर को कैसे पार करते हैं। बताइए महान लोग जो है संसार रूपी जो सागर है, इस संसार रूपी सागर है जो मोह माया का दुनिया है, तो आपका मोह माया का दुनिया है, माया सबका दुनिया है। इसमें जो महान लोग हैं तो वो कैसे पार करते हैं, इस संसारिक जो सागर है इसको कैसे पार करते हैं। तो देखिए
तो महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रकाश का पुंज है। उनके दिव्य दर्शन से सारे संसार आलोकित है, सारे संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर, ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर, ठीक है, ठीक है, तो लिखना है कि देखिए, तो लिखना कि महर्षि वेद व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए है यहाँ, देखिए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। पुंज मतलब समझते हैं? आप किरण पुंज पढ़े होंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ये बड़ा पढ़े होंगे ना, किरण पुंज। वही पुंज, पुंज मतलब जो ईश्वर यानी कि देव के समूह, जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसी को ये प्रकाश का पुंज है। पुंज समझ रहे? किरणों को पुंज को किरण पुंज कहते हैं। उसी तरह ईश्वर जो आपका क्या है? ईश्वर प्रकाश का पुंज है। ईश्वर क्या है? प्रकाश का पुंज है। उनके ही दिव्य दर्शन से, दिव्य दर्शन से जो परमात्मा के ही दिव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। सारा संसार क्या होता है? आलोकित यानी कि उजाला होता है। उजाला, सारा संसार में उजाला होता है, ठीक, उजाला होता है। तो ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासना यानी कि मोह माया से क्या करता है? मोह माया से मुक्त पा लेते हैं। जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज देखिए, प्रेमानंद महाराज, और जैसे तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो थे ये सांसारिक जीवन को पार करके चले गए, ठीक है, ठीक है। उसके फिर अगला क्या है कि इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सांसारिक सागर से आप पार हो जाए, सागर को पार करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको मात्र एक उपाय है, बस ये जो प्रकाश ईश्वर को अपनाना होगा, ठीक है। उसी के चरणों में अपना सारा जीवन एकदम व्यतीत करना होगा। इस मोह माया को छोड़ना होगा, मोह माया विषय वासनाओं को छोड़कर आपको, तभी जाकर आप सांसारिक जीवन से मुक्त हो पाइएगा। मोह माया विषय वासनाओं को छोड़िएगा, तभी जाकर सांसारिक जीवन से आप मुक्त हो पाइएगा, ठीक है। बताइए, अगर आपके एग्जाम में 2026 में 19 फरवरी को अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि महान लोग सांसारिक रूप सागर से कैसे पार करते हैं, तो बताइए, लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा? फटाफट बताइए, आपसे होगा या नहीं होगा? लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा? फटाफट बताइए। अरे सर गर्दा उड़ा कहेंगे, सर गर्दा उड़ा कहेंगे। देखिए 19 फरवरी को क्या होता है, आप देखते जाइए, एकदम गर्दा उड़ा करना है, एकदम फाड़ देना है सर। अरे बाबू, एग्जाम पेपर को नहीं फाड़िएगा, क्वेश्चन को फाड़ कर एकदम गर्दा उड़ा करना है, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न पर चलिए। तो देखिए आपका 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर आपका प्रश्न क्या था? देखिए 7 नंबर प्रश्न आप देखिए, तो चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न क्या था? देखिए 7 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पढ़िए। तो 7 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। तो 7 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जो विद्वान पुरुष है, विद्वान पुरुष है, वो क्या करते हैं कि ये जो ब्रह्म यानी कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं? तो मुंडकोप उपनिषद में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर यानी कि त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष वह अपने नाम और रूप को छोड़कर अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्म यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए समुद्र, ठीक है, समुद्र में नदी बहती हुई आ रही, जैसे नदी समुद्र में मिलेगा, इसका नदी के नाम खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये समुद्र में बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? समुद्र बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग रहते हैं, विद्वान पुरुष रहते हैं, वह क्या करते हैं? वो अपना व्यक्तित्व, अपना नाम रूप छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? परमात्मा में मिल जाते हैं, ठीक, परमात्मा में मिल जाते हैं, ठीक है। बताइए हो पाएगा ये? नहीं हो पाएगा, एकदम 100% होगा सर। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? आपके 2026 में ये प्रश्न लिख के रख लीजिए। 2026 में 19 फरवरी को ये प्रश्न आप लिख के रख लीजिए। 19 फरवरी को आप ये प्रश्न क्या करिए? लिख के रख लीजिए 19 फरवरी को, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न आपका है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? बताइए, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तो देखिए
उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध को विस्तृत व्याख्या करते हैं। लेकिन उपनिषद जो है, उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के संबंध में क्या करते हैं, विस्तृत व्याख्या बताते हैं। व्याख्या मतलब बताते हैं, ठीक है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। जो परमात्मा है, परमात्मा क्या करते हैं, संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का जो परम लक्ष्य है वो सिर्फ परमात्मा है। जो भी तपस्या कर रहा है, जो तपस्वी है, उसका परम लक्ष्य क्या है, उसका एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा को किसी प्रकार प्राप्त करना है। परमात्मा को किसी प्रकार प्राप्त करना ही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। परमात्मा को प्राप्त करना ही सभी तपस्वियों का क्या है, परम लक्ष्य। बताइए, आपसे ये प्रश्न अगर 2026 में यह प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बताइए ये प्रश्न आपसे होगा या नहीं होगा, बताइए होगा या नहीं होगा, फटाफट बताइए, आपसे होगा या होगा या नहीं होगा। अरे सर गर्दा उड़ा खाना है, तो सबका एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। तो चैप्टर 1 का सारे प्रश्न, इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हम बता दिए। चैप्टर 1 में आपका 8 प्रश्न बताए। 8 प्रश्न में हम लगभग कह रहे यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 8 में लगभग 2 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। कम से कम 2 प्रश्न हो, ज़्यादा हो सकता है 4 भी हो, ठीक है। कम से कम बोल दें 2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा, 2 प्रश्न, ठीक है। तो चले फिर चैप्टर 2 में चलते हैं। आप चैप्टर 2 में, ठीक है। चैप्टर 1 का सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता दी, तो सबको एकदम तैयार करके रख लेना। सारे प्रश्नों को क्या करना है, आपको सारे प्रश्न को तैयार करके रख लेना है, ठीक है। चलिए चैप्टर 2 में देखिए। चैप्टर 2 का फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो चैप्टर 2 का 1 नंबर आपका प्रश्न क्या है। चैप्टर 2 का प्रश्न संख्या आपका 1 क्या है। चैप्टर 2 का देखिए प्रश्न संख्या आपका 1 है, क्या है। चैप्टर 2 का प्रश्न संख्या 1 को देखिए कि पाटलिपुत्र के मुख्य दर्शनीय स्थल का उल्लेख करें। पाटलिपुत्र के मुख्य दर्शनीय स्थल का क्या करें, मुख्य दर्शनीय स्थल का उल्लेख करें। तो लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे कि उत्तर क्या है, उत्तर लिखेंगे पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल, ठीक है। उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर देखिए यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे उत्तर। ओ यार कैसे हो रहा है जी, हैं क्यों हो रहा है, इस तरह क्यों हो रहा है बताइए, ये हो रहा है देखिए। चलिए तो क्या लिखेंगे, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल निम्न है। पहला संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब आदि क्या है, पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल, यानी कि आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये आपका मुख्य दर्शनीय स्थल है। कौन कौन, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालीन अवशेष है, महावीर मंदिर है, ठीक है, गुरुद्वारा, ये सब क्या है, पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल है, ठीक है। बताइए होगा या नहीं होगा। 1 नंबर प्रश्न आप लिख पाइएगा नहीं लिख पाइएगा, एकदम गर्दा हो रहा था, इतना आसान प्रश्न छोड़ेंगे जी ना। तो चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 2 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, बताइए। एकदम 2026 में ये प्रश्न आप लिख लीजिए। 2026 के लिए प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। 2026 के लिए फर्स्ट या सेकंड पाली में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जब 19 फरवरी को आप संस्कृत के एग्ज़ाम देने के लिए बैठिएगा, संस्कृत के एग्ज़ाम देने के लिए जैसे ही बैठिएगा, जैसे आपके पास प्रश्न आएगा, प्रश्न पत्र जैसे आप दिखेगा जाइएगा सब्जेक्टिव प्रश्न में तब प्रश्न ये आपको दिखेगा कि बताइए कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, तो उसके उत्तर फटाक से लिख दीजिएगा। देखिए क्या कि पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प के, देखिए पटना, पहले जो पटना था, पटना का तो ये नाम मध्यकाल में पड़ा। पटना का नाम तो पहले पाटलिपुत्र था। ये कैसे तो पाटलिपुत्र के अगल बगल पाटलिपुत्र के अगल बगल, पाटलिपुत्र जो शहर था उसके अगल बगल एक पाटल जो आपका था, पाटल नाम पुष्प था, एक पाटल नाम करके एक पुष्प था। उसी का चारों पट्टी खेती हुआ करता है। तो उसी फूल के आधार पर जो ये पाटलिपुत्र का नाम पड़ा, पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा, ठीक है। तो लिखिए कि पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प के नाम पर रखा गया है। पाटलिपुत्र जो प्रतिशब्द है किसके नाम पर रखा गया है, तो पाटल पुष्प, एक पाटल नाम करके एक पुष्प यानी कि फूल आता था, उसी के नाम पर रखा गया है।
पाटल पुष्प की अधिकता के कारण मान जो पटना के अगल बगल क्या होता तो पाटल पुष्प की खेती अधिक होती थी। उसी के कारण यह नाम प्रसिद्ध हुआ। ये नाम क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। कुछ ग्रंथों में इसे पुष्पपुर या कुसुमपुर भी कहा गया है। पटना को कुछ ग्रंथों में क्या कहा गया है? पुष्पपुर या कुसुमपुर भी कहा गया है। ठीक है, बताइए, लिख दीजिएगा, लिखिएगा। पटना का पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प के नाम पर रखा गया है। पाटल पुष्प की अधिकता के कारण यह नाम ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। कुछ ग्रंथों में पटना को पुष्पपुर या कुसुमपुर भी कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा? बताइए, हो जाएगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? फटाफट बताइए, एकदम करता और आ देना है सर, करता और आना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलिए। तो अगला 3 नंबर प्रश्न को देखिए। आपका 3 नंबर प्रश्न क्या है? तो 3 नंबर प्रश्न बताइए कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? फटाफट बताइए कि जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, सिख संप्रदाय के लोग, उसके लिए जो पटना है, पटना क्यों महत्वपूर्ण है? आप लोग बताइए, उसके लिए क्या पटना क्यों महत्वपूर्ण है? फटाफट बताइए कि उसके लिए जो पटना है, पटना क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? पढ़िए कि पटना सिखों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। ठीक है, तो लिखेंगे पटना सिखों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, यह स्थान आज पटना साहिब गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो जगह है, आज देखिए आप पटना अगर गए होंगे तो पटना में एक जगह है पटना साहिब। क्या है? पटना साहिब करके एक जगह है। पटना साहिब करके एक जगह है। ठीक है, वही जगह है जहाँ क्या करे थे? गुरु गोविंद सिंह जन्म लिए थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ? पटना साहिब में। ठीक है, लिख दीजिएगा। बताइए, ये प्रश्न आपके होगा या नहीं? आपसे होगा या ना होगा? फटाफट कमेंट में बताइए, आपसे होगा या ना होगा? फटाफट बताइए, होगा या ना होगा? होगा या नहीं होगा? एकदम गर्दा उड़ा देना है सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम लिख देंगे। ठीक है, लिख दीजिएगा ना। तब बढ़े, आगे बढ़े, बताइए। हाँ, आगे चले आगे, बताइए, बढ़े। तब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 4 क्या? प्रश्न संख्या 4 को देखिए। चलिए, प्रश्न संख्या आपका 4 है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना को कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं? जो प्राचीन ग्रंथ थे उसमें पटना को किस किस नाम से पुकारा जाता था? पहला था, प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पहला था पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि। ये सब नाम पटना का था। कौन कौन सा? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि। बताइए, लिख पाइएगा नहीं लिख पाइएगा? तो इतना आसान आसान क्वेश्चन छोड़ेंगे सर, कुछ नहीं। संस्कृत में 16 में से सर 1 नंबर कम ना होना चाहिए। 1 नंबर कम ना होगा, 16 में से 1 नंबर कम ना होगा। ठीक है, बताइए, हमारा जो संस्कृत में नंबर था, जब हम एग्जाम दिए थे संस्कृत में, कितना नंबर था मेरा? संस्कृत में 90 नंबर था, 90% था मेरा। सोचिए, 90%। कैसे आया जी? है कैसे आया? यही सब प्रश्न पढ़े एकदम बढ़िया से। आप लोग क्या करना, प्रश्न को आपको एकदम बढ़िया से तैयार करना है। ठीक है, अभी आपके पास जो भी है 15-20 दिन आपके पास जो भी है, झोंक दीजिए। रियल चीज़ पढ़िए बाबू, रियल चीज़। ठीक है, वो वायरल वगैरह के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, वायरल वगैरह के चक्कर में आप मत रहिए कि ये क्वेश्चन वायरल हो गया, ये क्वेश्चन छप गया, ये क्वेश्चन हो गया, फलना चिल्ला। देखिए, उससे क्या होगा? उससे आपको तो कुछ फायदा होगा नहीं। ठीक है, आपको एकदम फायदा क्या होगा? नाम मात्र का फायदा होगा। आपको फायदा नाम मात्र, एकदम 0% फायदा होगा, 0% फायदा होगा। लेकिन जो व्यक्ति ये चीज़ कर रहा है, जो चैनल वाले ये चला रहे हैं, उसको कितना फायदा होगा? उसको 200% फायदा होगा, 200% फायदा होगा। बताइए कैसे फायदा होगा? हाँ बताइए, बोलिएगा सर, हम उसको कैसे फायदा होगा? देखिए कैसे होगा। अगर जैसे आप वो मान लीजिए 1 घंटा का वीडियो बनाया, 1 घंटा का वीडियो चला दिया है कि ये प्रश्न वायरल हो गया, ये प्रश्न छप गया, आप क्या करें? उसका थंबनेल देख के उसके वीडियो पर गए हैं, जैसे उसके वीडियो पर गए, आप वायरल प्रश्न के चक्कर में पूरा उसका वीडियो वॉच करेंगे। मान लीजिए 1 घंटा का वीडियो है, 1 घंटा का वीडियो आप भगा तगा के लमसम 3500 मिनट देखे, लगभग 40 मिनट तो देखें, 40 मिनट देखें, उसका वॉच टाइम बढ़ गया। उसका वॉच टाइम बढ़ा तो उसके कम से कम, अगर आपके देखने से लगभग 100 रुपया वो कमा लेगा। 100 रुपया कमा लेगा, सोच लीजिए, 100 रुपया।
आपके एक वीडियो देखने से। इसलिए जो भी है वायरल तायरल के चक्कर में मत रहिए। एकदम 100% जो आपका सिलेबस है उसको पढ़िए। सिलेबस से बाहर आपका कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा है और ना ही पूछेगा, ठीक है। पता है एग्जाम में क्या होता है, आपके एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो भी इस चीज़ को जानता है कि जो आपका पेपर रहता है, आपका 75% पेपर आपका क्या रहता है, 75%, सॉरी 75 ज़्यादा बोल दिए। आपका पेपर जो 25% है, 25% में बिल्कुल ईजी रहता है। ईजी 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 जिसको कहते हैं ईजी ईजी, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान, आसान से भी आसान कह सकते हैं। 25% आसान रहता है और क्या रहता है, और 20% आपका हार्ड रहता है। आपका 20% हार्ड रहता है। अब 55% आपका क्या रहता है, 55% आपका मीडियम रहता है। आपका 55% क्या रहता है, मीडियम रहता है। सोच लीजिए 25% ईजी वाला तो आप खड़े बना दीजिएगा, 25% ईजी वाला खड़े, अब बचा आपका 25%, फिर 25%, तो 55% में 25% आप ना बना पाइएगा मीडियम वाला में, है। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछा है तो उसमें हमको 50 ना बनाना है, यानी कि 50% बनाना है। तो 50% अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो ऐसे बना के आइएगा, है। बताइए ऐसे बना के आइएगा ना, तो काहे वायरल तायरल के चक्कर में पड़ना है। अभी हम देखें बहुत सारे बड़ा बड़ा जो बिहार का एकदम बोल रहा है कि हम नंबर 1 चैनल है, फलना चिलना, वो सब चैनल चला रहे हैं कि ये प्रश्न वायरल हो गया, ये चीज़ वायरल हो गया, वो चीज़। नाम नहीं हम लेंगे, नाम किस लिए किसी को लेंगे, ठीक है। बड़ा बड़ा चैनल मिलियन मिलियन में जिसका सब्सक्राइबर वो लोग चला रहे हैं, ये वायरल हो गया, वो वायरल हो गया। इसलिए इस चीज़ के चक्कर में आप लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। अब जो भी पढ़ें वो भी आप भूल जाइएगा। इसलिए इस चीज़ सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए देखिए, आप शुरू से देख रहे होंगे जितना जब से हम पढ़ा रहे, ना ही एक चीज़ भी आपको वायरल मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, ना ही हम लिखेंगे कि ये प्रश्न आ जाएगा, अति छप जाएगा, यही प्रश्न पढ़िए, यही से आपका 5 प्रश्न पढ़िए, 5 प्रश्न आपका छप जाएगा, ये चीज़ नहीं आप कभी देखेंगे। और जब तक हम इस चैनल को चलाएंगे, ये चीज़ मेरे हाथ में रहेगा, मेरा हाथ में रहेगा, तब तक आप जीवन में कभी भी नहीं देखिएगा कि ये चीज़ नहीं वायरल चलेगा, नहीं ये छप जाएगा। ये सब कभी भी झूठा आपको कभी भी भ्रमित नहीं करेंगे। जो रहेगा एकदम 100% आपको रियल बताएंगे, 100% क्या करेंगे, सच बताएंगे, ठीक है। भ्रमित करके आपसे व्यूज नहीं लेंगे, आपसे लाइक नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए उस चीज़ के चक्कर में आप लोग को नहीं पढ़ना है। आपके पास अभी भी जो समय आपसे, आपके पास 15-20 दिन शेष बचा है समय, उस चीज़ का बढ़िया से यूटिलाइज करिए, उसका बढ़िया से उपयोग करिए, ठीक है। ये प्रश्न आपके पास अभी जो समय है, ये आपके समय गोल्डन समय है, गोल्डन समय। इस चीज़ को वायरल क्वेश्चन वगैरह के चक्कर में मत गवाइए। इस सब समय को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में समय को लगाइए, ठीक है। फिर ये समय आपके पास जो है, समय लौट के नहीं आएगा। समय लौट के, ये समय आपके पास फिर कभी लौट के नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बढ़िया से एकदम समय को यूटिलाइज करिए, बढ़िया से समय का उपयोग करिए, पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद बोल रहे हैं, तो चलिए तब अगले प्रश्न पर चले। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे कि सबके फेरा में नहीं पड़ना है। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 5 नंबर प्रश्न है, दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था, बताइए। जो लेखक दामोदर गुप्त था, उसके अनुसार जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र कैसा था, बताइए। पाटलिपुत्र कैसा नगर था, फटाफट बताइए कि उसके अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो लिखेंगे कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का क्या था, तिलक था। पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक था, तिलक। या विद्वान लोग यहाँ क्या करते थे, विद्वान लोग रहते थे। पाटलिपुत्र में क्या करते थे, विद्वान लोग रहते थे। इसकी तुलना इंद्रलोक से की गई है। इसकी जो तुलना है किससे की गई, इंद्रलोक से की गई है, ठीक है। इसे सरस्वती का कुलगृह कहा गया। पाटलिपुत्र को क्या गया, पटना को सरस्वती का कुलगृह कहा गया है। क्या कहा गया है, तो पटना को सरस्वती का कुलगृह कहा गया है, ठीक है। हो जाएगा, बताइए हो पाएगा या नहीं हो पाए। एकदम बढ़िया से आप लोग को सारे प्रश्न एकदम 100% तैयार कर लेना है। जितने भी प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं इस क्लास में, सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, एकदम बिल्कुल 100% तैयार करना है। आपके लिए हम गैस प्रश्न भी लाएंगे, एकदम गैस प्रश्न भी लाएंगे, ठीक है। तो पहले जो सिलेबस है उसको तो पढ़ना पड़ेगा बाबू। और जीवन में शॉर्ट कोट कभी मत अपनाइए। जीवन में आप क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि सर कहीं से हमको एकदम दे दीजिए 10 को गैस प्रश्न के, 10 को पढ़े, 10 को 5 को हमारा बन जाए। इस शॉर्ट कोट के चक्कर में कभी मत रहिए। अगर आपका सपना है कि 450 लाना है, उससे अधिक लाना है, तो शॉर्ट कोट से नहीं होने वाला। धरातल पर उतरना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर आप मंजिल तक पहुँचिएगा, ठीक है। आप पास होने वाला बच्चा थोड़ी है आप,
कि सर कैसो करके बस 250 ला ले सर, 250 नंबर आ जाए, 300 नंबर आ जाए, हम कैसो करके पास हो जाए। वो वाला बच्चा नहीं है ना, आप टॉपर बच्चा है, ठीक है। आपका सपना है 450, 400, ऐसा आपका सपना है, समझे। अगर बड़ा सपना वाला आप बच्चा है तो आप शॉर्टकट कभी भी मत अपनाइएगा, ठीक है। शॉर्टकट से जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, समझ गए ना। शॉर्टकट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कल की क्लास में हम बताए थे आपको, अगर आप किसी का स्टोरी में लाइक नहीं करते हैं तो वो आपके भी स्टोरी में क्या करता है, लाइक करना बंद कर देते हैं, लाइक करना क्या कर देते हैं, बंद करते हैं। इसीलिए आप बिना मेहनत का सफलता कैसे सोच सकते हैं, ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो चलिए लिख दीजिएगा 5 नंबर का आंसर आप बता दीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में आपको आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था, लिखिएगा। दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक था, और यहाँ विद्यमान लोग रहते थे। इनकी तुलना इंद्रलोक से की गई, और इसे सरस्वती का कुलगिरी कहा गया। इसे सरस्वती का क्या कहा गया, कुलगिरी कहा गया। बताइए हो जाएगा ना, एकदम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे, बताइए कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। पहला मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसंग और इत्सिंग जैसे विदेशी यात्री पटना आए थे, ठीक है। बताइए हो पाएगा ना, लिख दीजिएगा कि मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसंग और स्टिंग 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 जैसे विदेशी यात्री पटना आए थे, ठीक है। पढ़े, चले अगले अगले चलिए अगले क्वेश्चन आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए तो अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 के देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था, बताइए। तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था वो अत्यंत अत्यंत अति उत्कर्ष यानी कि अच्छा था। क्या था, अत्यंत अत्यंत अच्छा था, ठीक, अत्यंत अच्छा था, ठीक है। लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत अच्छा, अत्यंत उत्कृष्ट था। अशोक के शासनकाल में यह नगर अत्यधिक वैभवशाली और समृद्ध था। क्या था, अत्यंत वैभवशाली और समृद्ध था। बताइए हो पाएगा ना, 7 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए एकदम। तो लिखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, और अशोक के शासनकाल में यह नगर अत्यधिक वैभवशाली था। कैसा था, वैभवशाली था, ठीक है, समझिए। तो चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 8 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 8 नंबर आपका प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का क्या करें, वर्णन करें। तो देखिए कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। यह उत्सव गुप्त वंश के काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। गुप्त वंश के काल में क्या था, विशेष रूप से प्रसिद्ध। इसकी तुलना आज दुर्गा पूजा से की जाती है। जिस तरह आज दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं, उसी प्रकार से पहले गुप्त वंश के शासन काल में एक कौमुदी महोत्सव नाम के एक उत्सव को मनाया करते थे। कौमुदी महोत्सव करके एक उत्सव मनाया करते। बताइए, लिख दीजिएगा ना। जब पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें तो लिख दीजिएगा कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। यह उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इसका तुलना आज हम दुर्गा पूजा से करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए आपका। 9 नंबर प्रश्न क्या है, तो पढ़िए 9 नंबर आपका प्रश्न क्या है। तो 9 नंबर आपका प्रश्न क्या है, देखिए 9 नंबर प्रश्न, चलिए तो थोड़ा इधर कर लेते हैं बढ़िया से आप लोग को एकदम दिखे, ठीक है। तो 9 नंबर प्रश्न है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, बताइए कि राजशेखर पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो देखिए कि राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र क्या था, शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। यहाँ पाणिनि, पिंगल, वैंडी, बररुचि, पतंजलि जैसे विद्वान हुए, ठीक है। जो पटना से पढ़कर कौन कौन विद्वान निकले, जैसे पतंजलि हो गया, बररुचि हो गया, ब्याडी हो गया, ठीक है, पिंगल, पानिनी, ये सब क्या पटना से पढ़ के एकदम विद्वान हुए, ठीक है।
तो लिखिएगा राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा, तो लिखिएगा राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र क्या था, शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। यहाँ पाणिनि, पिंगल, वांडी और वरुचि, पतंजलि जैसे विद्वान हुए। कैसे विद्वान हुए बताइए, हो पाएगा बताइए। अगर आपके एग्जाम में 2026 में ये प्रश्न आपसे पूछेगा बताइए, लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा, एकदम करता उड़ा देना, ठीक है। चले तो देखिए 10 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो पढ़िए। तो 10 नंबर प्रश्न, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा। क्या कहा भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा, देखिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन इससे आग, जल और कलह से सदैव भय रहेगा। ठीक है, क्या लिखना है कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह ग्राम एक दिन, यानी कि गांव, ग्राम मतलब होता है गांव, यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। क्या बनेगा, महानगर बनेगा, लेकिन इससे आग, जल और कलह से क्या रहेगा, सदैव भय रहेगा। ठीक है, हो जाएगा ना, एकदम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न आपका, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, बताइए। पटना में जो कौमुदी महोत्सव था वो कब मनाया जाता था, लिखिएगा पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में विशेष रूप से होता था। किसमें होता था, गुप्त वंश के शासन काल में होता था। गुप्त वंश के शासन काल में यह विशेष रूप से होता था। ठीक है, हो जाएगा, बताइए हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 का आपका, चैप्टर नंबर दो आपका पाटलिपुत्र वैभव में उसके सारे आपके सब्जेक्टिव प्रश्न हो गए, सारे आपका सब्जेक्टिव प्रश्न हो गए, सारे आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, चैप्टर 2 का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। चलिए आप चैप्टर नंबर 3 में चलते, चैप्टर नंबर आपका 3 जो अलग का था, चैप्टर नंबर आपका 3 है, सारे अलग चैप्टर नंबर 3 में चलते। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 3 जो अलग का था उसमें चलते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट नंबर प्रश्न, अलग कथा से क्या शिक्षा मिलती है, बोल रहे हैं अलग कथा से क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि अलग कथा से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए पहला कि उत्तर, अलग कथा पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि, अलग कथा पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि आलसियों का भरण पोषण कर्मशील अर्थात दयावानों के बिना क्या है, दयावानों के बिना संभव नहीं, दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, वह दूसरे के सहारे जीवित रहते हैं। क्या करते हैं, दूसरे के सहारे जीवित रहते हैं। आलस्य एक महान शत्रु, अतः हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए। क्या करना, आलस्य का त्याग करना चाहिए। आलस्य हमारे लिए क्या क्या है, आलस्य जो हमारे लिए आलस्य है वो हमारे लिए एक शत्रु है, दुश्मन, हमारा दुश्मन है। आलस हमें कुछ करने नहीं देता है। इसलिए हमें अगर जीवन में सफल होना है, जीवन में अगर हमें सफल होना है, सफल होना है, तो उसके लिए हमें आलस्य को त्यागना पड़ेगा, आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हम जीवन में ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ पाएंगे। ठीक है, जीवन में ऊंचे पद पर बैठ पाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो लिखिएगा आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसियों का जो भरण पोषण है, जो खाना वगैरह कपड़ा लत्ता मिलता है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, तो कर्मशील और दयावान लोगों के कारण ही मिलता है। ठीक है, कारण ही संभव हो पाता है। आलसी काम नहीं करते, आलसी क्या करते, काम करना नहीं चाहते। वो सोचता है कि किनो से हमरा खाए मिली जाए और मैं दिन भर सुतलो रहिए, ऐसे सोचता है सब। ठीक है, ठीक है, आलसी क्या चाहता है, आलसी चाहता है कि इधरों से हमको खाना वगैरह मिल जाए, जे हम मस्तिष्क खाएं और एकदम दिन भर सूतल रहे, एकदम दिन भर सूतल रहे, वही चाहता है। आप लोग आसान है ना जी, है कि किधरों से कि हमको बस खाली खाना चाहिए और दिन भर एकदम फोन चलाना है, रील देखना और सूतना है, समझे, उस तरह नहीं करना है। ठीक है, उस तरह करेंगे तो आपका जो सपना है 450 प्लस, ये सपना ही रह जाएगा। जो आपका 450 प्लस सपना है कि हम 450 लाए, आपका सपना है, सपना ही रह जाएगा। बात कड़वा है मगर सच है। ठीक है, हम कड़वा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं मगर सच बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत भी होगा कि सर इतना सच आप बोल दिए कि वायरल वगैरह है, हो नहीं, देखिए सब फेक है। आपसे बहुत सारे एकदम टीचर को दिक्कत होगा, अरे होने दीजिए, जिसको जो होगा होने दीजिए। सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, जो आपके लिए सच है आपको एकदम सच हम लाएंगे। ठीक है, ठीक है, सच बोलने से हम नहीं कभी डरे हैं, नहीं कभी डरेंगे। ठीक है, समझ गए। तो किस तरह लिख देना, एकदम लिख दीजिएगा ना, है प्रश्न संख्या 1 को अगर उत्तर आपसे पूछेगा
तो लिख दीजिएगा ना, एकदम आप पर विश्वास है, एकदम आप एकदम बढ़िया से पंचम लड़ा के आइएगा, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा कैसे ली, बताइए। जब आलसशाला के जो कर्मचारी थे, क्या थे, कर्मचारी वो आलसियों का परीक्षा कैसे लिया, उसका परीक्षा कैसे लिया। देखिए क्या कहते हैं, आलसशाला देखिए हम एकदम चित्र के माध्यम से सबको समझा। तो आलसशाला इसमें एकदम 4 गो कर्मचारी टोटल था, 3-4 गो। अब पहले से भी कत्तन कर्मचारी, तो क्या जब सब सूत गया था, सब आलसी सूत गया था, उसके बाद क्या कर्मचारी आया, 2 गो 3-4 गो कर्मचारी आया, क्या इसमें आग लगा दी। इसमें आग जैसे लगा दिया, जैसे पता चला कि आग लग गया अलैहिस्सलाम, क्या हुआ अलैहिस्सलाम, जैसे पता चला अरे बाप रे अलैहिस्सलाम तो आग लग गया, अलैहिस्सलाम क्या हुआ, आग लग गया। वैसे सारे धूर्त लोग जो नकली आलसी था वो क्या हुआ, वो भाग गया। नकली आलसी क्या गया, वह भाग गया। लेकिन जो 4 गो असली आलसी था वो सुतल के सुतल रह गया, बोलने लगा अरे कैसा हल्ला उल्ला है रे। चारों अपने में वार्तालाप करने लगे, अपने में वो सब बात करने लगे, समझ गए। तो वही है कि आलसशाला में बहुत सारे धूर्त लोग बनावटी आलस्य बनाकर भोजन और वस्त्र प्राप्त करने लगे थे। क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे नकली आलसी आ गए थे, बोलते नकली आलसी, नकली आलसी आ गए थे, जिससे वस्त्र और भोजन प्राप्त करने लगे थे। तो जिसके कारण जो आलसशाला का अधिक है, खर्च क्या होता है, खर्च बढ़ गया। इसी कारण कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली। कर्मचारियों क्या किया, सोचा कि परीक्षा लेते हैं कि सच में असली आलसी है कि नहीं। लेकिन असली आलसी कितना था, असली आलसी था, असली आलसी, तो असली आलसी कितना था, असली आलसी बस कितना था, असली आलसी बस 4 गो था, 4 गो, ठीक है। बताइए हो पाएगा, एकदम लिख आगे, हो पाएगा, लिख दीजिएगा ना। एकदम लिख दीजिएगा, आप पर भरोसा है, एकदम भरोसा पर आप लोग को खरा उतरना है, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है, 3 नंबर आपका प्रश्न आलसशाला के क्या, 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर आपका प्रश्न क्या है यार, थोड़ा इधर आ जा भाई, इधर आ जा, बस। चलिए 3 नंबर आपका आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों को आग से कैसे बचाए, बताइए। जो आलसशाला के कर्मचारी है, जो 4 को आलसी नहीं निकला बाहर, उसको आग से कैसे बचाए, उसको जो है आग से कैसे बचाया, बताइए। उसको आग से कैसे बचाया, फटाफट बताइए। उसको आग से कैसे लिखें, क्या लिखेंगे कि जब आलसशाला में आग लगाई गई तो कृत्रिम आलसी यानी कि जो नकली आलसी है वो भाग गए, लेकिन 4 असली आलसी सोए रहे, ठीक है। कर्मचारियों ने सोचा यदि इन्हें क्या करना, कर्मचारियों ने सोचा कि यदि इन्हें नहीं निकाला गया तो ये जल जाएंगे, क्या होगा, ये जल के मर जाएंगे, ये जल जाएंगे। इसलिए उन्होंने चारों आलसियों के केस यानी कि बाल पकड़कर क्या बाल पकड़ बाहर कर दिए, केस पकड़कर निकाला, क्या कर रहा, केस पकड़कर। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बताइए कि आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था, बोलिएगा केस पकड़कर, ठीक है, केस पकड़कर हो जाएगा। चले अगले प्रश्न पर, चलते हैं फिर 4 नंबर प्रश्न पर। तो कि 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ, बताइए। आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ, तो आलसशाला में आग लगाने पर सभी कृत्रिम आलसी भाग गए। 4 नंबर आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। चलिए विद्यापति कौन थे, ये आपका 5 नंबर प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट, इससे पढ़िए। तो विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तो लिखिएगा कि विद्यापति एक मैथिल कवि एवं लेखक थे। क्या थे, मैथिल कवि और लेखक दोनों थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की क्या किया था, रचना किया था। इसमें कथा के माध्यम से मानव के गुणों के महत्व एवं दोष को क्या किया, निराकरण यानी कि दर्शाया गया है, निराकरण की शिक्षा दी गई है, ठीक है। बताइए हो जाएगा, लिख दीजिएगा ना, लिख दीजिएगा। विद्यापति एक महान मैथिल कवि एवं लेखक थे, उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। इसमें कथा के माध्यम से मानव के गुण और दोष दोनों को दर्शाया गया है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, बढ़े। चलिए 6 नंबर आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 6 में अलस कथा क्या संदेश देती है, अलस कथा का क्या संदेश है, तो अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान शत्रु है। आलस क्या है, महान रोग है। जीवन में विकास के लिए कर्मठ होना चाहिए, कर्मठ आवश्यक है। आलस्य व्यक्ति, परिवार और समाज के विनाश का क्या है, कारण है, क्या है, विनाश का कारण है, ठीक है, समझ गए। अरे
चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, क्या आलस्य का पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। आलस्य का पाठ का 5 वाक्यों में क्या करना है, 5 वाक्यों में परिचय देना, 5 वाक्यों में आपको परिचय देना। ठीक है, पहला आलस्य कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित एक क्या है, उपदेशात्मक कथा, उपदेशात्मक क्या है, कथा। यह कथा मैथिल भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है, मैथिल भाषा में लिखी गई। इसमें आलस्य के दोषों का व्यंग्यात्मक वर्णन है। पाठक्रमशीलता की प्रेरणा देता है। क्या करता है, प्रेरणा देता है। यह कथा समाज को उपयोगी संदेश प्रदान करती है। क्या करती है, उपयोगी संदेश प्रदान करती है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए ये आपका देखिए एकदम 8 नंबर प्रश्न आपका काफी एकदम 2026 में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। यह प्रश्न आपका 2026 में देखिएगा। 2026 में ये जो आपका प्रश्न है 8 नंबर, ये आपका देखने के लिए मिलेगा। 8 नंबर आपका क्या है कि चारों आलसियों के संवाद अपने शब्दों में लिखे। 2026 में ये एकदम मोहर लगा के रख लीजिए। 2026 के लिए इसको मोहर लगा के रख लीजिए। क्या है, पहला क्यों क्या है, चारों आलसियों के बीच संवाद लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए क्या है कि उत्तर, पहले आलसी ने कहा यह कैसा शोर है। कोलाहल भी लिख सकते हैं, शोर भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले ने क्या कहा, ये कैसा शोर है। दूसरे ने कहा लगता है घर में क्या है, घर में आग लगी। लगता है यहाँ आग लगी। लगता है क्या हुआ कि घर में आग लगी है। ठीक है, तीसरा ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर हमें बचाइए नहीं होगा, हमारे ऊपर भींगा कंबल डाल दे। हमारे ऊपर क्या करे, भींगा कंबल डाल दे। तो चौथा ने कहा अरे चुप रहो, इतना शोर क्यों मचाते हो। अरे बच्चा लो, चुप नहीं रह सकते ऐसे, चौथा आलसी ने कहा। बताइए ये प्रश्न आपका हो जाएगा। ये प्रश्न आपके 2026 के लिए हम बोल रहे हैं। 2026 में इसको मोहर लगा के रख लीजिए। जब आप 19 फरवरी को बैठिएगा, 19 फरवरी को बैठिएगा, बोलिएगा सर ये तो बोल रही प्रश्न आ गए। ठीक है, एकदम ये 100% प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। 100% हम बोलते हैं, 100%। ठीक है, तो चैप्टर 3 का सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बता दें। सारे इंपॉर्टेंट सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, तब को तैयार करके रख लेना है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप क्या चैप्टर 4 चलिए, चैप्टर 4 में। ठीक है, आपका चैप्टर 4, चैप्टर 3 का सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। आप चैप्टर 4 में चलते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 चलिए। चैप्टर 4 का प्रश्न संख्या आपका 1 क्या है, प्रश्न संख्या 1 है कि उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। उपनिषद में महिला का क्या योगदान है, उसका योगदान का उल्लेख करने, वर्णन करें, जो भी हो सके। तो लिखेंगे बृहद नारायण को उपनिषद, बृहद नारायण को उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय क्या है, दार्शनिक रूप में वर्णन है। किसके रूप में, दार्शनिक रूप में वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। महाभारत में किसका वर्णन है, तो सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। तो बताइए लौकिक संस्कृत में महिला का कितना पद, महिलाओं का 150 पद देखने के लिए मिलता है। कितना, 150 पद देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बताइए लिख पाइएगा है, एकदम लिखेगा बस, कुछ नहीं लिखेगा। भारत नारायण उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय की दार्शनिक रूप में क्या होता है, वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने के लिए मिलते हैं। हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपका 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ हमें क्या संदेश देती है। बताइए संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, वो हमें क्या संदेश देती है। क्या संदेश देती है, देखिएगा इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत भाषा की समृद्धि में पुरुषों के समान महिलाएं भी सहभागी रही है। ठीक है, वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाओं, कवित्रियों और लेखिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो चलिए क्या है कि इस लिख दीजिएगा ना। प्रश्न संख्या 2 का अगर आपके एग्जाम में 2026 में ये आपसे पूछा जाएगा तो बताइए कि साहित्य संस्कृत लेखिकाएं पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या संदेश मिलती है, तो लिख दीजिएगा। है, उम्मीद है एकदम बढ़िया से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं बस लिखिएगा
इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह संदेश मिलती है कि जो संस्कृत साहित्य लेखिक संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत भाषा की समृद्धि में पुरुष के समान महिलाएं भी सहभागी थे। ठीक है, वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाओं, कवित्रियों और लेखिकाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बताइए, हो जाएगा? है, हो जाएगा एकदम 100% हो जाना चाहिए। ठीक है, 100% हो जाना चाहिए। तो चले अगले प्रश्न पर। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न आपका देखिए। तो 3 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि विजयनगर में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति रही, क्या स्थिति थी? 3 वाक्यों में उत्तर दें। बताइए, तो पूछ रहा है विजयनगर में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? 3 वाक्यों में क्या करें, उत्तर दें। लिखे कि विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए सराहनीय प्रयास किए। उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। महारानी विजय भट्टारिका ने संस्कृत साहित्य की अनेक रचना की थी। ठीक है, क्या लिखेंगे? विजयनगर के जो राजा थे, विजयनगर के राजा संस्कृत की भाषा की क्या स्थिति थी? 3 वाक्यों। तो ठीक है, लिखिएगा विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए क्या किया था? सराहनीय प्रयास किया था, खूब प्रयास किया था संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए। ठीक है, संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। ठीक है, वो महारानी जो विजय भट्टारिका ने संस्कृत साहित्य की अनेक रचना की थी। ठीक है, हो जाएगा? प्रश्न संख्या आपका 3 हो जाएगा, एकदम हो जाना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए कि संस्कृत में पंडिता क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। बोले संस्कृत पंडिता क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। तो लिखिएगा क्या कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक युग की लेखिका पंडिता क्षमाराव अत्यंत प्रसिद्ध है। क्या है? अत्यंत प्रसिद्ध है। शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना। क्या है? शंकर चरित्रम है उनकी क्या है? अनुपम रचना। गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा मालिका और ग्राम ज्योति विचित्र परिषद यात्रा आदि की रचना की है। ठीक है, हो जाएगा? बताइए, हो पाएगा? अब लिख देना है कि जो आपका ये पंडिता क्षमाराव है वो एकदम अत्यंत प्रसिद्ध है आधुनिक काल के लेखिकाओं में। ठीक है, उसका जो शंकर चरित्रम रचना एकदम महत्वपूर्ण रचना है। गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथावली सब चीज़ों का रचना की थी। हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का क्या करें? वर्णन करें। महिला का योगदानों का वर्णन करें। ठीक है, तो लिखेंगे चालुक्य वंश की रानी विजय भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत के साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया? लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने, लगभग जो 40 महिला थे दक्षिण भारतीय महिला ने 105 संस्कृत काव्यों की रचना की थी। कितना? 105 संस्कृत काव्यों की रचना की थी। 105 संस्कृत काव्यों की 105 नहीं होगा, 150 पद हो जाएगा। 150 काव्यों की रचना की है। इसमें गंगा देवी, तिरुलंबा, शिला भट्टारिका, धार्मिका नगर, शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रवा आदि प्रमुख है। ठीक है, बताइए, लिख दीजिएगा। हाँ, हो जाएगा, लिख दीजिएगा, एकदम लिख के आना है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर आपका 4 का सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बता दें। चैप्टर 4 में आपका कितना? 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्न में एकदम बढ़िया सब लोग को देख लेना है, बढ़िया से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट नंबर प्रश्न का क्या कि भारत भूमि कैसी है तथा यह किस प्रकार के लोग रहते थे। आपसे पूछ रहा है चैप्टर 5 का फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न है कि भारत भूमि कैसी है, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो लिखिएगा भारत अति प्रसिद्ध देश है। भारत क्या है? अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदा पवित्र और
मत्स्य रहित यानी कि ममतामयी है, मत्स्य रहित है। यहाँ विभिन्न जातियाँ और धर्म के लोग एकता के भाव से रहते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न जातियाँ और धर्म के लोग एकता के भाव से रहते हैं। यह मोक्ष को प्राप्त करने वाली क्या है? मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है। भारत क्या है? मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि है। ठीक है, बताइए हो जाएगा? लिख पाइएगा? हाँ, लिख दीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा भारत अति प्रसिद्ध देश है, यहाँ की भूमि पवित्र और ममतामयी है। भारत में विभिन्न धर्म और जातियों के लोग एकता के भाव से रहते हैं। यह मोक्ष प्राप्त करने वाली क्या है? मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि है। हो जाएगा? ठीक, चलिए 2 नंबर आप प्रश्न पर चलिए। तो 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 2 नंबर आपका प्रश्न है देवगन भारत के गीत क्यों गाते हैं? पाठ के आधार पर उत्तर दे। देवगन भारत के गीत क्यों गाते हैं? पाठ के आधार पर क्या करना है? पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो लिखेंगे देवगन भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। क्या है? स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का ये साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि की सेवा करने के योग्य बन जाते हैं। ठीक है, जो मनुष्य जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेते हैं वो भगवान श्री हरि की सेवा करने का योग क्या करते हैं? योग प्राप्त करते हैं, योग प्राप्त करता है। ठीक है, योग्य बन जाते हैं। ठीक है, हो पाएगा? लिख दीजिएगा ना, एकदम करता और आ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है कि देवलोक किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं? बताइए। जो देवता है, सॉरी देवता हम दो बोलते, ये देवता जो है किस देश का गुणगान करता है? ये देवता लोग जो है किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं? तो लिखिए देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष का प्राप्त करने का साधन। नहीं तो हम पढ़िए दिए ना। हाँ, ये तो हो ही गया। चलिए तो 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 4 नंबर प्रश्न पर देखिए। तो 4 नंबर प्रश्न है भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, जो भारतीय लोग हैं उसके विशेषताओं का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। लेकिन भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं। क्या होते हैं? धन्य होते हैं और श्री हरि की सेवा करते हैं। जो भारत में लोग जन्म लेते हैं वो किसके बराबर होते हैं? तो देवता के बराबर हो जाते हैं, देवता के। ठीक है, जो भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति है वो देवता के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? देवता के समान होते हैं। वो भगवान श्री हरि की सेवा करने का योग प्राप्त करते हैं। ठीक है, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। जो भारत में जन्म लेते हैं उसे स्वर्ग और मोक्ष क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को ना मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं वो भारत में धर्म को, जाति को ना मानते हुए एकता के भाव से मिलजुल कर सब रहते हैं। ठीक है, सभी भारतीयों की देशभक्ति आदर्श और दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, जो भी भारतीय है उसके देशभक्ति कैसा है? देशभक्ति आदर्श है, देशभक्ति आदर्श और प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, बताइए प्रश्न संख्या 4 हो पाएगा? है जब एग्जाम में आपके 2026 में 19 फरवरी को जब एग्जाम में आप बैठिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करे, तो हो जाएगा ना? एकदम हो जाना चाहिए, 100% एकदम हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत है? पढ़े। चलिए 5 नंबर प्रश्न पर चलिए। आप लोग का 5 नंबर प्रश्न क्या है? तो देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है? तो 5 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? बताइए कि जो भारत महिमा पाठ है चैप्टर नंबर 5, उससे आपको क्या संदेश मिलता है? क्या संदेश मिलता है? हम लिखेंगे कि भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर क्या है? गर्व करना चाहिए कि हम भारतीय, हमें भारतीय होने पर क्या गर्व करना चाहिए। हमें श्री हरि सेवा करने का श्री हरि की सेवा करने की क्या होता है? अवसर मिलता है। श्री हरि की सेवा करने का अवसर मिलता है और मोक्ष प्राप्ति की भी अवसर कि हम मोक्ष प्राप्त करने का भी हमें क्या मिलता है? मोक्ष प्राप्त करने का भी हमें अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, हमें देशभक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम भारतीयों को क्या है? हम भारतीयों को अपने भारत के प्रति देश प्रेम होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए और अन्य भारतीय से मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें धर्म और जाति के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, समझ गए? बताइए 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना? बड़े। तो चलिए अगला प्रश्न आपका 6 नंबर है कि भारत महिमा पाठ
का क्या उद्देश्य है, जो भारत महिमा पाठ है इसका क्या उद्देश्य है लिखेंगे। भारत महिमा पाठ में क्या है कि भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना ही है। ठीक है, हो गया। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में उत्तर दे। जब आप देखिए ये प्रश्न आपको 100% देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप 19 फरवरी को एकदम जाइएगा एग्जाम देने के लिए, 19 फरवरी को ये प्रश्न आपको एकदम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में उत्तर दे। ठीक है, तो ये प्रश्न आप एकदम 100% तैयार करके रख लीजिए। ये प्रश्न का आप 100% तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसको 100% तैयार कीजिए। तो देखिए क्या है, तो प्रश्न आपका है कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में क्या करें, परिचय दे। तो लिखिएगा इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन है। भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद मिलते। तो भारत महिमा जो पाठ है इसमें कुल कितने पद है, इसमें कुल 5 पद है। कितना है, जो कि 2 पद आपके पुराण से लिए गए और 3 जो आपका पद है, 3 पद आपके आधुनिक पद से लिए गए। ठीक है, ये 3 पद क्या आधुनिक पद से लिए गए। तो पहला पद आपका कहाँ से लिया गया, तो पहला पद आपका विष्णु पुराण से लिया गया और दूसरा पद आपका भागवत पुराण से लिया गया। ठीक है, पहला पद आपका विष्णु पुराण से और दूसरा पद आपका भागवत पुराण से लिया गया। बाकी बात 3 पद जो आपका है ये आधुनिक पद से लिया गया। ठीक है, आधुनिक पद के बताइए लेखक कौन है, फटाफट आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आधुनिक पद के जो लेखक है, लेखक कौन है। ठीक है, तो क्या है कि इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। ठीक है, हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से अत्यधिक महत्व दिया गया है। जो भारत है प्राचीन काल से ही काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी महत्व दिया गया है। ठीक है, देवतागण भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। देखिए आप देखे होंगे कि ज़्यादातर जो देवी देवता होगा वो भारत में ही जन्मा होगा। भगवान श्री राम, कृष्ण, शंकर, जैसे हनुमान जी, बहुत सारे देवी देवता होंगे जो अब देखेंगे ज़्यादातर क्या है 90 से 95% जो देवी देवता आपका है वो भारत में ही जन्म लिया है। क्यों, जो भारत की धरती है, भारत की जो भूमि है ये ममतामयी और निर्मल और पवित्र है। भारत जैसे देश पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। देखिए भारत में आप देखेंगे कभी वर्षा होता है, कभी धूप होता है, कभी ठंडा होता है। और कई देशों में देखिएगा कि पूरा साल पूरा ठंडे रहता है, पूरा साल कहीं गर्मी रहता है, कहीं पूरा साल बरसे होता है, कहीं बरसे नहीं होता है, सूखे रहता है। लेकिन अपना जो भारत है एकदम रंगीन देश है, एकदम रंग बिरंगे। कभी देखिएगा वर्षा होगा, कभी देखिए अभी देखिएगा कि देखिए आपके खेतों में हरा भरा खेत होगा, सरसों का फूल एकदम पीला पीला, क्या मस्त देखने में लग रहा होगा। ठीक है, तो भारत क्या निर्मल भूमि है। बताइए हो जाएगा, ये प्रश्न लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा। तो चैप्टर नंबर 5 का आपका सारा इम्पोर्टेंट जितने भी सब्जेक्टिव था वो आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब हम चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न संख्या 1 है, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से बताइए। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से, तो देखिए पहला शैक्षणिक संस्कार पहला का अक्षर आरंभ, जिसमें बच्चा क्या करता है पहली बार गुरु के घर क्या करते हैं अक्षर यानी कि अक्षर लिखना शुरू करते हैं, आरंभ मतलब शुरू करते हैं अक्षर आरंभ। दूसरा है उपनयनम। ठीक है, तो जिसमें बच्चा पहली बार गुरु के देख रेख में पढ़ता है। ठीक है, दूसरा वेद आरंभ, बच्चा पहली बार गुरु के घर में क्या करते हैं वेद पढ़ना शुरू करता है। तीसरा केशांत संस्कार में क्या होता है बच्चा का पहली बार मुंडन होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा का पहली बार मुंडन होता है। ठीक है, उसके बाद समावर्तनम संस्कार यानी कि बच्चा पूरा एकदम पढ़ लिख कर गुरु से उपदेश लेकर क्या करते हैं, गुरु से उपदेश लेकर वो अपना घर वापस आ जाते हैं, वो अपना घर क्या करते हैं वापस आ जाते हैं। यानी कि शैक्षणिक संस्कार कितना है, तो शैक्षणिक संस्कार देख लीजिए 5 है। शैक्षणिक संस्कार कितना है 5 है। इसमें हम ट्रिक देते हैं, जो शैक्षणिक यानी कि शिक्षा जो बच्चा का प्राप्त किया जाता है, शिक्षा जो आपको बच्चा को दिलाता है कितने वर्षों में, तो शिक्षा बच्चा को 5 वर्षों में पढ़ाना आरंभ करते हैं। यानी कि शैक्षणिक संस्कार आपका कितना है, शैक्षणिक संस्कार आपका 5 है। ठीक है, शैक्षणिक संस्कार आपका कितना, शैक्षणिक संस्कार आपका 5 है। ठीक है, हो गया। चलिए प्रश्न संख्या आपका 2 देखिए 2 क्या है कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने प्रकार के हैं तथा उनके नाम क्या है। बताइए, आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि संस्कार कितने प्रकार के हैं, उसका नाम भी आपको बता दिए। अगर याद है तो फटाफट देखिए। तो
संस्कार कितने प्रकार के हैं? तो देखिए भारत में संस्कार है, भारत में संस्कार कुल कितने प्रकार के? तो भारत में संस्कार कुल 16 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? कुल 16 प्रकार के हैं। ठीक है, कितने भागों में से बांटा गया? तो उसे 5 भागों में बांटा गया है। तो 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में। तो पहला आपका है, तो पहला आपका जन्म पूर्व है। क्या है? जन्म पूर्व संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार है। देखिए जन्म पूर्व संस्कार। दूसरा क्या है? तो दूसरा आपका शेषवा संस्कार है कि शेषवा संस्कार दूसरा हो गया। तीसरा आपका शैक्षिक संस्कार है। चौथा आपका गृह संस्कार है। चौथा आपका मरणोपरांत संस्कार है। देखिए जन्म पूर्व संस्कार कितने प्रकार के हैं? आपसे ये भी पूछ सकता है। तो जन्म पूर्व संस्कार आपके 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला गर्भधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। ठीक है, पहला क्या है? गर्भधानम, पुंसवनम और सीमंतोनयनम। ठीक है, शेषवा संस्कार आपका कितने प्रकार का है? तो शेषवा संस्कार जो आपका है कितने प्रकार का? शेषवा आपके 6 प्रकार का संस्कार है। कितने? 6 प्रकार का। ठीक है, पहला जाति कर्म, नामकरण, निष्कर्म। ठीक है, अन्नप्राशनम, तो उसके बाद चूड़ाकर्म, उसके बाद कर्णभेद। कर्णभेद संस्कार में क्या होता है? बच्चा का पहली बार कान कर्ण मतलब कान होता है, भेद मतलब छेदना होता है, कान छेदा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका शैक्षिक संस्कार। शैक्षिक संस्कार आपको अभी बताइए कि आपका शैक्षिक संस्कार 5 है। उसके बाद गृहस्थ संस्कार। गृहस्थ संस्कार कितना है? एक। इस विवाह को क्या करते हैं? गृहस्थ संस्कार कहते हैं। मरणोपरांत जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। ठीक है, इस संस्कार में व्यक्ति का क्या होता है? जब व्यक्ति मर जाते हैं उसका क्या होता है? जब व्यक्ति मर जाते हैं उसका मरणोपरांत संस्कार किया जाता है। ठीक है, लिख दीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न, ये आपका 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने प्रकार का है, उनके नाम। तो लिख दीजिएगा। एकदम आप लोग पर 100% विश्वास है, एकदम लिख के आइएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, एकदम बढ़िया से लिख के आना है। ठीक है, चले प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है? तो प्रश्न संख्या 3 है कि संस्कार किसे कहते हैं? बताइए संस्कार किसे कहते हैं? वो विवाह संस्कार का वर्णन करें 5 वाक्यों में। ठीक है, तो लिखेंगे व्यक्ति में गुण के धारण को संस्कार कहते हैं। देखिए जब व्यक्ति संस्कारहीन रहते हैं, देखिए उसको बोलने का तरीका पता नहीं होगा, कुछ से कुछ बोल देगा। ठीक है, वो संस्कारहीन बच्चा रहता है। नहीं, अब गांव में सुन रहे होंगे 1-2 गो उत्पाती बच्चा होगा, नहीं बोलता है बचवा हम संस्कार नहीं दिले माई बाप। सुने होंगे कि नहीं? ये सब आप लोग सुने होंगे। ठीक है, जैसे बोलता है ना कि 2-4 गो उत्पाती बच्चा देखे आप हर गांव मोहल्ले में 2-4 गो रहता है ऐसा बच्चा, जिसमें देखिएगा बूढ़ा सब, जो आपका बूढ़ा सा आदमी रहेगा वो सब बोलेगा एकरा में संस्कार नहीं दिले, एकरा माँ बाप संस्कार नहीं सिखैले छी, ये सब बोलता होगा। ठीक है, तो वो वही सब बच्चा क्या है? संस्कार ही नहीं। वो सब बच्चा में क्या है? संस्कार नहीं है। ठीक है, वो सब बच्चा में क्या है? संस्कार नहीं है। तो व्यक्ति में गुणों के धारण को क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। व्यक्ति में गुणों के धारण को क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। संस्कार का वास्तविक अर्थ क्या है? शुद्ध होना, शुद्ध होना। ठीक है, क्या ना, संस्कार का वास्तविक जो अर्थ है वो होता है शुद्ध होना। वैसे कुल 16 संस्कार कितना है? कुल 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर मनुष्य गृहस्थ जीवन में क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि अपना गृहस्थ जीवन को चलाने लगते हैं, गृहस्थी में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, विवाह होने के बाद क्या करते हैं? मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, वो अपना गृहस्थी में हिल जाते हैं, गृहस्थी चलाने लगते थे। विवाह एक पवित्र संस्कार है। क्या है? विवाह एक क्या है? पवित्र संस्कार। विवाह में 2 जोड़ों का क्या होता है? मिलन होता है, 2 जोड़ों का मिलन होता है। ठीक है, विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है। ठीक है, जिसमें कितना? इसमें 7 वचन देना, मंडप बनाना, वर वधू का स्वागत करना, कन्यादान, अग्नि स्थापन और पानी ग्रहण, प्लाजा होगा शायद, लाजा नहीं, प्लाजा होम हो यहाँ, प्लाजा होम, क्या सतपदी, सिंदूरदान आदि मुख्य कार्य है। ठीक है, बताइए ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्लाजा होम किस प्रकार का संस्कार है? तो लिखिएगा क्या? ये गृहस्थ संस्कार है। कैसा संस्कार? गृहस्थ संस्कार। ठीक है, बताइए 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा, एकदम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 4 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 4 क्या है? तो प्रश्न संख्या आपका 4 है कि इस भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है? तो भारतीय संस्कारा पाठ है चैप्टर नंबर 6 आपका। इसमें जो इसका लेखक है, लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि हम इस लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं? लिखेंगे इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कार के पालन से ही व्यक्तित्व का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं है, जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं है, उस व्यक्ति का देखिएगा चाल चलन चोर लुकर की तरह होगा। ठीक है, चोर लुकर एकदम देखिएगा, चोर लुकर। इसलिए संस्कार बच्चा में होना बहुत जरूरी है।
जब तक आपके जीवन में अगर संस्कार नहीं होगा आपके अंदर, तो आप संस्कार मनुष्य नहीं, एक जानवर के समान है। आप जानवर हैं, ठीक है। अगर संस्कार नहीं है आपके अंदर तो आप जानवर हैं, मनुष्य नहीं, आप जानवर हैं, ठीक है। इसलिए संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। तो लिखेंगे, लेखक इस पाठ से हमें ये शिक्षा देना चाहता है कि संस्कार के पालन से ही व्यक्तित्व का क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ता है। क्या, अगर संस्कार अगर ग्रहण करते हैं उचित समय पर तो आपके अंदर गुण बढ़ता है, ठीक है। गुण बढ़ता है और दोष का क्या होता है, नाश होता है। जो आपके अंदर बुराई है उसका नाश हो जाता है और अच्छाई जो आपका है एकदम खुल के बाहर आता है, ठीक है। क्या होता है, आपके दोष का क्या होता है, नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं संस्कार के कारण ही है। देखिए भारत में क्या है, भारत में संस्कार को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। भारत में संस्कार को क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। लेखक हमें संस्कारों का क्या पालन करने का संदेश देता है। लेखक कहना चाहता है कि बाबू संस्कार का पालन करो, तभी जाकर जीवन में एक अच्छे व्यक्तित्व बना होगा, एक व्यक्ति हो पाओगे, ठीक है। मतलब हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फटाफट बताइए। हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़े, चलिए 5 नंबर प्रश्न, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। ये भी आपका एकदम तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास, इसलिए हम थोड़ा एक दो प्रश्न को मिस कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए 4 नंबर, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। बताइए, ये प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका 2026 में मिल जाएगा देखने के लिए। जब आप 19 फरवरी को बैठिएगा एग्जाम में, 19 फरवरी को बैठिएगा और 19 फरवरी को जैसे एग्जाम देकर बाहर आइएगा, उसके बाद बोलिए हाँ सर सही ये बोले थे। ये प्रश्न एकदम 100% आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देखिए है क्या है, 6 नंबर प्रश्न, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी क्यों कहा जाता है। बताइए, लिखेंगे केशांत संस्कार में गुरु के घर शिष्य का प्रथम छोड़ कर, मानी कि जो हजामत यानी कि मुंडन ना होता है, मुंडन, इसी को हजामत कहते हैं, ठीक है। हजामत होता था। इसमें छात्र के घर वाले गुरु के यहाँ गाय दान करते हैं। जो छात्र के शिष्य के घर वाले हैं वो क्या करते हैं, गुरु को एक गाय देते हैं कि गाय को पोस कर बच्चा को दूध पिलाए, ठीक है। बच्चा जैसे मजबूत रहे, पढ़ने लिखने में मन लगे, इसलिए जो छात्र का घर वाले थे वो गुरु के यहाँ एक गाय को दान करते थे, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। इसे क्या, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। हो जाएगा, एकदम हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन आपका 7 क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। भारतीय संस्कार पाठ के 5 वाक्यों में क्या करना है, परिचय देने के लिए। भारतीय संस्कार पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दे, तो लिखेंगे कि भारतीय संस्कार पाठ भारतीय संस्कारों का महत्व बताता है। भारतीय जीवन दर्शन में छोड़ कर्म, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों को प्रतिष्ठा है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस पाठ को रखा गया है। इससे दोष दूर होता है तथा गुण धारण होता है। यह पाठ संस्कारों के पालन का संदेश देता है, ठीक है। हो पाएगा, एकदम हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 6 आपका सारा समाप्त हो गया। तो देखिए आप इसका PDF हम ग्रुप पर दे दिए हैं। बाकी बात का जितना भी चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 14 तक का प्रश्न आप लोग प्लीज़ अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होने के कारण अब नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका 8 चैप्टर बाकी रह गया, तो आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा सभी का प्रश्न, ठीक है। तो ठीक है, तो जाइए आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो जाइए, आशीर्वाद आप लोग का बहुत है। आप लोग एक बड़ा भाई होने के नाते, एक गुरु होने का नाते, एक दोस्त होने के नाते, जैसे भी मान लीजिए, आपको आशीर्वाद देता है, आपको शुभकामनाएं देता है। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। जाइए, बाय। अच्छा से कॉपी लिखिएगा।